स्टोरी की शुरुआत में हमें बैटलफील्ड का सीन दिखाया जाता है, जहां हमारा एमसी कहता है सब खत्म हो गया, सब मारे गए और मैं जो ह्यूमैनिटी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर है वो भी आज मर जाएगा। मुझे लगता है कि मैं स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर के टाइटल के हकदार नहीं हूँ। मैंने जितने भी 7 फिन्स डीमन थे सबको मार दिया था। तो ऐसा क्या हुआ जिस वजह से हम हार गए? क्या इन सभी के पीछे 8 फिन्स डीमन तो नहीं था? हम ह्यूमंस डीमंस को रोकने में पूरी तरह से फेल हो गए हैं क्योंकि हमने उनके पावर को कम आंका था। ये सब मेरी ही गलती है। मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर के रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने में फेल हो गया। फिर तभी एक डीमन की नजर हमारे एमसी के ऊपर पड़ती है और वो हमारे एमसी को गौर से देखने लगता है, जिसे देखकर हमारा एमसी सोचने लगता है वो मेरी तरफ क्यों देख रहा है, वो मुझसे क्या चाहता है। फिर तभी वो डीमन हमारे एमसी के पास आ जाता है, पर हमारा एमसी इतना ज्यादा पहले से इंजर्ड था कि उसकी सांसें और आंखें दोनों बंद होने लगती हैं। लेकिन वो डीमन एमसी की तरफ अपने हाथ को आगे बढ़ाने लगता है, जिसे देखकर हमारा एमसी सोचता है मैंने इसके अंडरलिंक्स को मार दिया था, क्या इसीलिए ये मेरे मरे हुए बॉडी को चाहता है? अंडरलिंक्स मतलब उसके नीचे काम करने वाले। फिर धीरे धीरे करके उसकी आंखें बंद हो जाती है और उसे अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देने लगता है। फिर उसे एक रोशनी दिखाई देती है, जो रोशनी धीरे धीरे करके बढ़ जाती है। फिर उसे अचानक से लोगों के आवाज सुनाई देने लगता है। फिर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर वो मन ही मन सोचने लगता है मैं तो मर गया था, तो ये क्या है, ये कौन सी जगह है? क्या ऐसा हो सकता है कि मैं अभी तक नहीं मरा हूँ? लेकिन ये कोई सपना भी नहीं लगता, क्योंकि मैं इसे महसूस कर सकता हूँ कि ये सब रियल है। लेकिन आखिर ये चल क्या रहा है? फिर वो अपने हाथ से अपने चेहरे को छूने लगता है। फिर वो चिल्लाते हुए कहता है मेरी प्यारी बॉडी और मेरा हैंडसम चेहरा कहाँ गया? फिर हमारा एमसी बहुत हैरान होते हुए सोचने लगता है मैं कौन हूँ, मैं कहाँ आ गया और ये जगह कौन सी है? फिर हमें बताया जाता है कि ये हेलियोस सिटी है। फिर हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कहता है क्या तुम सभी लोग अच्छे से समझ गए? और वो एक वॉरियर के रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझा रहा होता है और इसका नाम जी याओ तांग होता है और ये हेलियोस सिटी का 3rd स्क्वाड लीडर होता है। फिर वो बताता है साल 3069 में एंशिएंट किंग के 6 स्टेलेस आए और उनके यहाँ आते ही पूरी दुनिया एपोकेलिप्स में चली गई, जहाँ हजारों से भी ज्यादा डीमंस ने ह्यूमंस के ऊपर हमला करके मारना शुरू कर दिया था। कई सारी लड़ाइयाँ लड़ने के बाद ह्यूमंस ने डीमंस के खिलाफ लड़ने के लिए एक तरीका निकालने में कामयाब रही और ये तरीका था ग्राफ्टिंग इक्विपमेंट। डीमंस के मरने के बाद उनके इंटरनल कोर को रिसाइकल करके ग्राफ्टिंग इक्विपमेंट्स बनाया जा सकता है, जिसका यूज करके ह्यूमंस को कुछ समय के लिए डीमंस के जैसे ताकत मिल सकता है। इसी बीच हमारे पिछले लाइफ के एमसी के बारे में भी पता चलता है। हमारे एमसी का नाम यांग था, जो 60 साल पहले ह्यूमन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर था और इसे सभी वॉरियर ने अपना किंग माना था, जिसने वर्ल्ड के सभी स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर के साथ डीमन के खिलाफ एक बहुत लंबी बैटल लड़ी और इसे इतिहास में डेमोनिक वेव के नाम से जाना जाता है। और ये बैटल कई हफ्तों तक चली और आखिर में डीमंस ने हमें हरा दिया। पर धीरे धीरे करके ह्यूमन वॉरियर्स डीमंस को पीछे धकेलने में कामयाब रहे और अब 60 साल के मेहनत के बाद ह्यूमंस अपनी जिंदगी को शांति से जी सकता है। और उसकी बातें सुनकर हमारा एमसी मतलब आंग काफी हैरान हो जाता है और वो सोचने लगता है क्या मुझे मरे हुए 60 साल हो गए और मैं 60 साल के बाद किसी के बॉडी में दोबारा जिंदा हुआ हूँ? फिर जी याओ कहता है लेकिन उसी बीच हमने कई सारे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर को खो दिया और उन्हीं लोगों के साथ वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर आंग भी 7 फीट के सबसे हाईएस्ट रैंक के डीमन के साथ फाइट करते हुए मारे गए। फिर आंग मन ही मन सोचने लगता है नहीं, वो 7th फील्ड रैंक का डीमन नहीं था, बल्कि वो 8th फील्ड रैंक का डीमन था। भले ही मैं होश में नहीं था, लेकिन मैंने डेफिनेटली उसे देखा था। लगता है ह्यूमैनिटी अभी भी डीमन की असली ताकत को नहीं जानती। फिर जी याओ कहता है अगर वो नहीं होते तो हम अभी तक यहाँ जिंदा नहीं होते और वे वॉरियर्स के बारे में बता बता के उन्हें मोटिवेट कर रहा होता है और उसकी बातें सुनकर वहाँ खड़े लोग मोटिवेट भी हो रहे होते हैं। फिर उसकी नजर आंग की तरफ
तरफ जाती है, जो अपने मन ही मन फिंट डीमंस के बारे में सोच रहा था। फिर जियाओ आंग की तरफ जाने लगता है और उसके सामने जाकर खड़े हो जाता है और वो गुस्से से कहता है, तुम्हारा नाम क्या है? फिर आंग सोचने लगता है, मैं इसे क्या बताऊं कि मेरा नाम आंग है और मैं 60 साल बाद दोबारा जिंदा हुआ हूँ इस कमजोर से बॉडी में। फिर जियाओ कहता है, अच्छा तो तुम्हारा नाम आंग है। फिर आंग अपने सीने पर देखता है जहाँ उसका नाम लिखा होता है। फिर जियाओ कहता है, ये तो वर्ल्ड के सबसे ग्रेटेस्ट वॉरियर के लिए शर्म की बात हो जाएगी कि तुम्हारे जैसे कमजोर लड़के का नाम आंग होगा। ये तो उनकी नाम की बदनामी है। फिर जियाओ आंग के कंधे पर हाथ रखता है और उसके शक्ल पे एक जोरदार पंच मार देता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई उनके नाम को अपने नाम रखने का? जिस पंच को खाने के बाद उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वो सोचता है, मैं क्या करूं इस कचरे जैसे कमजोर बॉडी का। मैं उसके एक मामूली से पंच पर रिएक्ट भी नहीं कर पाया, लेकिन मुझे सचमुच इस बात पर भरोसा ही नहीं हो रहा है कि इस कमजोर से लड़के का भी नाम आंग है। फिर वो जाकर एक लड़के से टकराता है। फिर जियाओ जाते जाते कहता है, वॉरियर एग्जामिनेशन में मेरी नजरें तुम्हारे ऊपर होगी। मैं भी देखता हूँ कि आंग नाम रखने से तुम क्या कर लेते हो। फिर वो कहता है, सभी लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनो। सभी लोग अभी एग्जामिनेशन ग्राउंड की तरफ जाएंगे, तो एग्जामिनेशन ग्राउंड जाने के लिए सभी लोग मुझे फॉलो करो। तुम्हारा सबसे पहला टेस्ट फिजिकली फिटनेस का होगा। फिर हमें दिखाया जाता है, आंग जमीन पर पड़ा होता है और जिस लड़के से टकराया होता है वही लड़का उसे उठाते हुए कहता है, क्या तुम ठीक हो? और इस लड़के का नाम होता है लैंस सिन्युओ और ये एक वॉरियर कैंडिडेट होता है जो कहता है, तो तुम्हारा नाम आंग है, ये सच में हॉनरेबल नाम है। मेरा नाम लैंस सिन्युओ है, तो चलो हम एक साथ चलते हैं। फिर एक लड़की आती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपना नाम आंग रखने की? और इस लड़के का नाम सेतु लियो होता है। सिर्फ अपना नाम आंग रखने से ये मत सोचना कि तुम्हें आंग के जैसे काबिलियत आ जाएगी। ये कितना बचकाना है। और वो ये बोल के वहाँ से जाने लगती है और उसकी बात सुनकर आंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, इस लड़की के एटीट्यूड तो सातवें आसमान पर है। आखिर क्या फर्क पड़ता है कि मेरा नाम क्या है? फिर लैन कहता है, क्या तुम उसके बारे में नहीं जानते? वो हमारे बैच की सबसे बेस्ट वॉरियर कैंडिडेट है। उसका नाम सेतु लियो है और वो अपने निकनेम कोल्ड ब्लडेड डीमन के नाम से फेमस है। वो हेलियोस सिटी के जाने माने सीतु नोबल फैमिली की बेटी है, जो फैमिली अपने मार्शल आर्ट के लिए काफी फेमस है। फिर आंग अपने मन ही मन सोचने लगता है, ये सीतु नाम मुझे जाना पहचाना क्यों लग रहा है। फिर लैन आंग को सहारा देकर उठाता है और आंग इसके बदले में थैंक्स कहता है। फिर उन दोनों के बीच एक लाइट चमकती है। फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो उन लोगों का फोटो खींच रही थी और वो लड़की कहते हैं, वाह तुम लोगों में कितना अच्छा रोमांस चल रहा था। फिर वो लड़की कहती है, तुम लोग मुझे इग्नोर करो, तुम लोग अपने काम को कंटिन्यू करो जो तुम लोग पहले कर रहे थे। फिर आंग उसे गौर से देखता है और कहता है, तुम कौन हो? लेकिन वो लोग आंग को इग्नोर करके अपने में ही बात कर रहे थे। जहाँ लैन कहता है, क्या तुमने हम लोगों का फोटो क्लिक किया है? फिर वो कहते हैं, हाँ मैंने ये किया, मेरा नाम तोमोई मिसागो है। फिर वो कहती है, मुझे तुम लोगों के बीच का दोस्ती काफी पसंद आया, इसलिए मैंने तुम लोगों के पिक्चर को क्लिक किया है। और उसके बाद सुनकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। फिर उसके बाद हमें फिजिकल असेसमेंट ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है, जहां आंग सोच रहा होता है, भले ही मेरे पास कितना भी कमजोर बॉडी क्यों ना हो, एक समय पर मैं वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर था। फिर हमें दिखाया जाता है, वो लोग दौड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और जैसे ही एग्जामिनर गन के ट्रिगर को दबाकर रनिंग शुरू करने का सिग्नल देता है और आंग बहुत तेजी से दौड़ते हुए सोचता है, इस असेसमेंट में फर्स्ट प्लेस पर तो मैं ही आऊंगा। फिर थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है, वो हाफते हुए लाइन को क्रॉस करता है। फिर उसके बाद एग्जामिनर कहता है, आंग लास्ट प्लेस। और उसे देखकर दूसरे लोग कहते हैं, इसने तो सबसे ज्यादा स्लो दौड़ने का एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। और वो वहीं पर जमीन पे गिर जाता है और वो मन ही मन सोचने लगता है, जितना मैंने उम्मीद किया था ये बॉडी तो उससे भी ज्यादा कमजोर है। फिर सेकंड असेसमेंट
असेसमेंट आता है जिसमें आंग के स्ट्रेंथ को टेस्ट किया जाता है और एग्जामिनर फिर से कहता है आंग लास्ट प्लेस, और आंग अपने हाथ को पकड़े सोचता है मेरे सिर्फ एक ही पंच मारने की वजह से मेरी कलाई मुड़ गई। फिर तीसरा असेसमेंट आता है जिसमें लॉन्ग जंप मारना होता है और हमारा आंग सिर्फ 1 मीटर का जंप किया होता है और उससे ज्यादा लंबा जंप सीतू ने किया होता है। फिर सीतू उसे देखकर बेवकूफ कहती है और ये देखकर वो काफी हैरान हो जाता है कि वो सभी असेसमेंट में लास्ट प्लेस पर आया है। फिर लेन कहता है ये सबसे खराब रिजल्ट है जिसे इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाएगा, और उसके जले पे नमक छिड़कने के लिए तो मोई भी उसका पिक्चर क्लिक कर रही होती है। फिर वहीं पर एग्जामिनर आता है और कहता है कैप्टन उस आंग नाम के लड़के का रिजल्ट बहुत ज्यादा खराब है, हमें असेसमेंट के सेकेंड राउंड में उसे नहीं भेजना चाहिए, उससे पहले हमें उसे एलिमिनेट कर देना चाहिए। फिर जी याओ कहता है मैं तो उससे पहले ही उम्मीद नहीं कर रहा था, लेकिन एक वॉरियर कैंडिडेट के रूप में उसके पास अधिकार है कि वो सभी असेसमेंट को दे सकता है, इसलिए उसे एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं है और वैसे भी लास्ट असेसमेंट होने वाला है। फिर वो जाते हुए कहता है तो अब असेसमेंट का सेकेंड राउंड चालू करो। फिर वो एग्जामिनर भी यस सर बोलता है। फिर अनाउंस किया जाता है कि सेकेंड असेसमेंट चालू होने वाला है। असेसमेंट के सेकेंड राउंड में ग्राफ्टिंग इक्विपमेंट के सिंक्रोनाइजेशन का टेस्ट होगा, इसलिए सभी लोग असेसमेंट साइट पर पहुंच जाएं। जिसके बाद सुनकर आंग स्माइल करने लगता है। फिर वो सोचने लगता है ग्राफ्टिंग इक्विपमेंट सिंक्रोनाइजेशन टेस्ट मेरे पास एक अच्छा मौका है, क्योंकि 60 साल पहले मेरे पिछले लाइफ में मेरा सिंक्रोनाइजेशन 96% था, जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट था। फिर वो पूरे जोश से भर जाता है और मन ही मन सोचने लगता है भले ही फिजिकल टेस्ट में मेरा रिजल्ट कचरा क्यों ना हो, लेकिन सिंक्रोनाइजेशन हमारे विल पावर के ऊपर डिपेंड करता है। तुम बेवकूफ लोग जो लोग मुझ पर हंस रहे हैं, आज मैं उन्हें दिखाऊंगा कि वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर का सिंक्रोनाइजेशन रेट क्या है। फिर हमें वो जगह दिखाया जाता है जहां उनका सिंक्रोनाइजेशन टेस्ट होने वाला होता है और उन्हें ग्राफ्टिंग इक्विपमेंट पहनाया जाता है। फिर आंग कहता है ये ग्राफ्टिंग इक्विपमेंट वैसा ही है जैसे 60 साल पहले था, पर ये पहले से ज्यादा हल्का हो गया है। फिर हमें किसी वॉरियर कैंडिडेट को दिखाया जाता है जिसका सिंक्रोनाइजेशन रेट 39% होता है और उसे पास कर दिया जाता है, और ये वॉरियर कैंडिडेट सीतू होती है। और उसे देखकर लोग कह रहे होते हैं ये मार्शल फैमिली से है तो इससे इतना उम्मीद किया ही जा सकता है, और वहाँ खड़े लोग सीतू के बारे में बहुत तारीफ कर रहे होते हैं और उन लोगों के बीच हमारा आंग भी खड़े होकर उसे देख रहा होता है। फिर सीतू का टेस्ट पूरा हो जाता है और वो भी बड़े एटीट्यूड के साथ सीढ़ियों से उतरते हुए बाहर जाने लगती है, और उसे देखकर कई लोग ब्यूटीफुल बेस्ट कैंडिडेट और उसके फैमिली के बारे में बातें कर रहे होते हैं। फिर हमें सीतू को दिखाया जाता है जो हाफते और शर्माते हुए कहती है सीतू तुमने 39% किया है, तुमने सबसे बेस्ट किया है, सभी लोग तुम्हारी ही तारीफ कर रहे थे। भले ही मुझे फेमस होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे अपना लो प्रोफाइल रखना होगा। शांत हो जाओ सीतू, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। फिर हमें आंग को दिखाता है जो कहता है ये सच में काफी अच्छा था, उसने पहले ही सिंक्रोनाइजेशन में 39% कर लिया, वो सच में तारीफ करने के लायक है। फिर लेन कहता है वो सच में काफी स्ट्रॉन्ग है, मैं उसकी छोटी बॉडी के अंदर चलने वाले बड़ी स्पिरिट के पावर को महसूस कर सकता हूँ। फिर आंग कहता है मैं भी उसे महसूस कर सकता हूँ। फिर लेन कहता है अब तुम्हें देखकर तुम जरा भी नर्वस नहीं लग रहे। फिर आंग कहता है मैं इसे पहले भी कर चुका हूँ। फिर लेन कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। फिर हमें बताया जाता है जैसे ही सिंक्रोनाइजेशन आगे बढ़ते जाता है वैसे ही लोगों को दर्द होने लगता है और एक टकले कैंडिडेट का सिंक्रोनाइजेशन रेट 12% आता है जिसे एग्जामिनर पास कर देता है। फिर हमें बताया जाता है जो लोग इसे पहली बार करते हैं ये उनके लिए काफी दर्दनाक होता है और कुछ लोग इसे झेल नहीं पाते हैं और वो हार मान लेते हैं। फिर उसके बाद लेन की बारी आती है और उसका सिंक्रोनाइजेशन रेट 24% था और उसे भी पास कर दिया जाता है। फिर हमें बताया जाता है इस असेसमेंट को पास करने के लिए सिंक्रोनाइजेशन रेट 10% होना चाहिए। फिर उसके बाद तोमोई की बारी आती है और उसका सिंक्रोनाइजेशन रेट 30% होता है और उसे भी पास कर दिया जाता है। फिर जियो कहता है इस बार कुछ नए ऐसे वॉरियर कैंडिडेट्स हैं जो काफी टैलेंटेड हैं। फिर उसके बगल में खड़ी एग्जामिनर लड़की कहती है तोमोई को मिलाकर 6 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका सिंक्रोनाइजेशन रेट 30% या उससे ज्यादा है। दूसरे सी रैंक के रीजन्स के मुकाबले ये काफी अच्छा रिजल्ट है।
फिर जियाओ कहता है तुमने सही कहा, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो लोग सिर्फ नाम के हैं, काम के नहीं। और वो ये बात आंग की तरफ देख के कर रहा था। फिर आंग भी उसके तरफ देखता है और वो सिंक्रोनाइजेशन टेस्ट देने के लिए आगे बढ़ने लगता है। ये कमजोर सा लड़का क्या ही कर लेगा, ये तो बस नाम का आंग है। इसका रिजल्ट में सबसे खराब स्कोर था और ऐसे ही बोल बोल के उसकी बेइज्जती कर रहे होते हैं। फिर आंग सोचने लगता है जैसे मैंने उम्मीद किया था सब मेरे प्लान के हिसाब से जा रहा है। अब मेरी बारी है इन बेवकूफ लोगों को दिखाने की, कहीं मेरे सिंक्रोनाइजेशन रेट को देखकर ये लोग हैरानी से मर न जाएं। और ये सोचते हुए उसके चेहरे पर गुस्सा और खुशी दोनों होता है। फिर आंग टेस्ट देने के लिए आगे बढ़ता है और वो रेड कोर को चुनता है। फिर हमें बताया जाता है डीमन के कोर 6 अलग अलग तरह के होते हैं और इनके कलर इनके एबिलिटी को दर्शाता है, जहाँ रेड स्ट्रेंथ को, येलो डिफेंस को और ग्रीन रिकवरी को और ब्लू एजिलिटी को। और इसके अलावा 2 और कोर होते हैं जो रेयर होते हैं, जिसमें पर्पल साइकिक एबिलिटी को और ब्लैक को टाइम और स्पेस को दर्शाता है। और इनमें से सबसे ज्यादा रेयर ब्लैक कलर का कोर होता है। इसके बाद आंग सिंक्रोनाइजेशन टेस्ट देने के लिए तैयार हो जाता है और वो कोर को अपने ग्राफ्टिंग इक्विपमेंट में लगा लेता है। इस बार सिंक्रोनाइजेशन असेसमेंट में मैं हाईएस्ट स्कोर करूंगा, क्योंकि सिंक्रोनाइजेशन रेट विल पावर के ऊपर निर्भर करती है। और जैसे ही कोर अटैच होता है उसके बॉडी में एक अलग सी बिजली दौड़ने लगती है। फिर आंग सोचने लगता है किसी की विल पावर ये बताती है कि वो डीमन कोर के कितने पावर को यूज कर सकता है, और इसी से पता चलता है कि वो डीमन कोर के कितने पावर को संभाल सकता है। फिर एग्जामिनर मेजरमेंट ट्यूब को पकड़ के कहता है क्या तुम इसके लिए तैयार हो? फिर आंग कहता है मैं इसके लिए तैयार हूँ। फिर वो मेजरमेंट ट्यूब को लगा देते हैं और जैसे ही वो लगाता है एक लाल रंग की रोशनी सभी तरफ फैल जाती है। फिर उसे देखकर सीतू सोचने लगती है ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है, क्या ये रिएक्शन उसी लड़के के वजह से हो रहा है? फिर आंग अपने मन ही मन कहता है सभी लोग अपने आंखों को खोल के रखो, क्योंकि तुम लोग आज वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर का सिंक्रोनाइजेशन रेट देखने वाले हो। और उसे ऐसा करते सीतू, लेन और तोमोई भी देख रही होती है और लैन कहता है वो इतने समय से अपनी असली पावर को छुपा रहा था। फिर दिखाया जाता है आंग का सिंक्रोनाइजेशन रेट एक ही बार में 40% हो जाता है, जिसे देखकर एग्जामिनर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर आंग एक स्माइल करता है और कहता है क्या बस 40%? असली खेल तो अब शुरू होने वाला है, क्योंकि मैंने पिछले लाइफ में आसानी से 96% कर दिया था। फिर वो अपनी पूरी विल पावर की ताकत लगाने लगता है, जिस वजह से उस डीमन कोर की एनर्जी बाहर भी रिलीज होने लगती है। और इस एनर्जी का पावर और प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि लोगों को वहाँ खड़े होने में भी दिक्कत होता है। फिर उसके बाद सिंक्रोनाइजेशन रेट बहुत तेजी से बढ़ने लगता है और इसे देखकर कैप्टन जियाओ और वो एग्जामिनर लड़के भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती हैं। फिर जियाओ कहता है ये क्या चल रहा है, सिंक्रोनाइजेशन रेट इतना तेजी से कैसे बढ़ रहा है, कहीं मशीन में कोई खराबी तो नहीं हो गई? और उससे निकल रही एनर्जी का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि कैप्टन जियाओ के हाथ के पास का शीशा क्रैक हो जाता है और उसका सिंक्रोनाइजेशन रेट 80% तक बढ़ जाता है, जिसे देखकर जो लोग पहले मजाक उड़ा रहे थे वही लोग हैरान होते हुए कहते हैं कहीं मशीन में खराबी तो नहीं हो गई है, या शायद वो चीटिंग तो नहीं कर रहा है। फिर हमें आंग को दिखाया जाता है जो एक बैड पोज में खड़ा होता है और मन ही मन कहता है मैं वो हूँ जिसे वर्ल्ड के सभी वॉरियर्स ने अपना किंग माना है, मैं हूँ वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर आंग। तुम बेवकूफ लोगों इसे ध्यान से देखो, यही फर्क है तुम में और मुझ में। फिर उसे अचानक से बहुत अजीब सा महसूस होता है और उसे ऐसे लगता है कि उसका सोल बॉडी से बाहर निकल गया हो। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसके सोल को कोई अंधेरे में अपनी तरफ खींच रहा है। फिर पता चलता है आंग एक डीमन के हाथों में होता है और ये वही डीमन है जो आंग के मरने से पहले उसके पास आया था। फिर आंग सोचने लगता है मुझे अचानक से क्या हो गया था, मेरा पूरा स्ट्रेंथ खत्म हो गया। फिर दिखाया जाता है उसके डीमन कोर पर क्रैक आ जाता है, जिसके वजह से मेजरमेंट ट्यूब अपने आप बाहर निकल जाता है और इस वजह से
वो खून खांसते हुए गिर जाता है। फिर आंग घुटने के बल आ जाता है और वो कहता है ये बॉडी बहुत कमजोर है, प्लीज मेरी कोई मदद करो, मैं खड़ा भी नहीं हो सकता। फिर वो एग्जामिनर चिल्लाते हुए कहता है कुछ समय के लिए तो मुझे लगा था ये सही है, लेकिन मशीन ही खराब निकला। फिर हमें उसका सिंक्रोनाइजेशन रेट दिखाया जाता है जो 10% होता है। फिर वो एग्जामिनर लड़के कहते हैं कैप्टन उसका डीमन कोर टूट गया है, ऐसा लगता है कि उसका डीमन कोर ही खराब था जिस वजह से मशीन में गड़बड़ी आ गई थी। फिर जी याओ कहता है अच्छा तो ये मशीन की गड़बड़ी है। फिर वो एक हल्की सी सांस छोड़ता है और कहता है उसका सिंक्रोनाइजेशन रेट 10% है, मैंने सही कहा ना। फिर एग्जामिनर लड़की कहती है हाँ वो पास हो गया है। फिर हमें दिखाया जाता है आंग बेहोश होता है और उसके बारे में लोग तरह तरह की बात कर रहे होते हैं। फिर लैन उसके पास आता है और उसकी हालत के बारे में पूछ रहा होता है और सीतू उसे दूर से घूर घूर के देख रही होती है और सोचती है कुछ समय के लिए तो मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, मुझे ऐसे लगा था कि इस सिटी में कोई दूसरा आ गया है जो मेरी लाइमलाइट को चुरा लेगा, मैं उसे ये करने की परमिशन बिल्कुल भी नहीं दूंगी। फिर लैन आंग को उठा के लेके जा रहा होता है और तोमोई अलग अलग जगह से उनकी पिक्चर क्लिक कर रही होती है। फिर आंग मन ही मन सोचने लगता है अभी अभी थोड़ा देर पहले क्या हुआ था, पलक झपकती ही मेरी पूरी की पूरी स्ट्रेंथ एक ही बार में खत्म हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरी विल पावर इतनी ज्यादा है कि सिंक्रोनाइजेशन रेट आराम से कम 80% तो हो ही सकता है। और इन सबसे बड़ी बात यह है कि डीमन कोर टूट गया, चाहे कितना भी लो क्वालिटी का डीमन कोर हो वो इतनी आसानी से नहीं टूटता है। फिर वहीं पे जी आओ आता है और कहता है सभी लोग मेरे तरफ ध्यान दो। फिर उसके बाद सभी लोग यस सर बोल के अपने अपने पोजीशन में खड़े हो जाते हैं। फिर उसके बाद जी आओ कहता है पहली बात तो ये कि मैं तुम सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहता हूँ कि तुम लोग फाइनल असेसमेंट तक पहुँचने में कामयाब रहे। दूसरी बात ये तुम लोगों का रियल कॉम्बैट प्रैक्टिस अब चालू होगा क्योंकि फाइनल असेसमेंट में तुम लोग डीमन के खिलाफ फाइट करोगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग अगले एग्जाम को सेफली और अच्छे तरह से पास करोगे, तो सभी लोग एग्जामिनेशन ग्राउंड की तरफ चलो। फिर हमें आंग को दिखाया जाता है जो लड़खड़ाते हुए जा रहा होता है और जिया उसे जाते हुए गौर से देख रहा होता है। फिर उसकी नजर डीमन कोर पे पड़ती है, फिर वो टूटे हुए डीमन कोर को उठाता है और उसे देखता है। फिर वो आंग को देखता है और उसे देखकर सोचने लगता है तुम सच में इंटरेस्टिंग हो आंग, मैं अगले राउंड में देखने के लिए एक्साइटेड हूँ, जब तुम्हारे सामने डीमन होगा तब तुम क्या करोगे। उसके बाद हमें हेलियो सिटी का सीन दिखाया जाता है जहां थर्ड स्क्वाड लीडर गेट को खोलने के लिए कहते हैं। फिर उसके बाद हेलियो सिटी का गेट धीरे धीरे करके खुलने लगता है, उसे देखकर कुछ लोग कहने लगते हैं ये मेरा पहली बार है जब मैं बाहर जाऊंगा। फिर उसे देखकर हमारा आंग सोच रहा होता है तो ह्यूमन 60 साल बाद अपने आप को एक अलग थलग जगह पे रखकर जिंदा रहते हैं। फिर सिटी गेट खुल जाता है और कैप्टन कहता है अपने इक्विपमेंट की अच्छे से जाँच कर लो, कहीं ऐसा ना हो इक्विपमेंट के खराबी के वजह से तुम डीमन के हाथों मारे जाओ। फिर आंग अपने कोर को देखते हुए सोचने लगता है उन्होंने मुझे एक दूसरा स्ट्रेंथ कोर दिया है और मुझे नहीं लगता कि कोर में कोई प्रॉब्लम है, उस समय मेरी स्ट्रेंथ पलक झपकते ही खत्म हो गई थी, ऐसा लग रहा था कि मेरे अंदर कुछ ऐसा है जिसके वजह से कोर मुझे रिजेक्ट कर रहा है, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ क्या चल रहा है, कहीं ये प्रॉब्लम मेरा दोबारा जिंदा होने से तो नहीं है। फिर जैसे ही बाहर की तरफ वो पहला कदम रखता है उसे फिर से कुछ बहुत अजीब सा महसूस होता है। फिर दिखाया जाता है आंग के बॉडी से एक अजीब सा वेव रिलीज होने लगता है और वो वेव धीरे धीरे करके बढ़ने लगता है और वो वेव पूरी दुनिया में फैलने लगता है और ये वेव को जितने भी बाहर के डीमन से सभी लोग महसूस करने लगते हैं। फिर हमें एक गुफा का सीन दिखाया जाता है और ये वेव उस गुफा के अंदर जाने लगती है जहाँ पर एक डीमन होता है जो बैठा होता है और वो इसे महसूस करके बहुत हैरान हो जाता है और कहता है ये तो इम्पॉसिबल है और वो अपने जगह से खड़े हो जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई यहाँ पर मेरे से भी हायर लेवल का डीमन हो। फिर आंग हैरान होते हुए सोचने लगता है अभी मेरे साथ क्या हुआ था, मुझे ऐसा लगा कि मैंने किसी डीमन को देखा, ऐसा लग रहा था मेरे अंदर कुछ तो ऐसा है जो उन डीमन से रिलेटेड है। फिर उसे पीछे से कोई कहता है तुम कब तक यहाँ पर खड़े रहोगे, आगे बढ़ोगे या नहीं, और ये कहने वाली सीतू होती है। फिर आंग थोड़ा सा परेशान होते हुए कहता है मुझे माफ कर दो, कुछ समय के लिए मेरा ध्यान भटक गया था। फिर वहीं पर तोमोई और लैन भी आ जाता है और लैन कहता है आंग क्या हुआ। फिर एग्जामिनर कहता है तुम चारों एक टीम में रहोगे,
और जो लोग पहले से अपने टीम को बनाकर तैयार हैं वो लोग आगे आओ। फिर आंग के पास तोमोई आती है और कहती है, क्या ये तुम्हारा प्लान था? क्या तुम यहाँ जानबूझकर खड़े थे, जिस वजह से एग्जामिनर ने तुम्हें हमारी टीम में डाल दिया? फिर आंग कहता है, नहीं ये तो बस ऐसा ही हो गया। फिर सीतू वहाँ से जाते हुए कहती है, हमें पीछे मत धकेलो। उसके कहने का मतलब ये था कि तुम्हारी वजह से हमारी टीम कमजोर हो जाएगी। फिर सीतू मनी मन सोचने लगती है, मैं तो एक सेकंड के लिए डर गई थी, मैं थोड़ा सा परेशान थी कि कोई मेरे साथ टीम बनाना नहीं चाहेगा। फिर लैन कहता है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, हम अपना बेस्ट करेंगे, तो अब हमें चलना चाहिए। और तुम्हें टीम बनने के नाम पर पिक्चर क्लिक कर रही होती है। फिर हमें डिस्पेल स्टेले को दिखाया जाता है जो ब्लैक स्टोन से बने होते हैं और इसका काम कोहरे को हटाना होता है। फिर एग्जामिनर कहता है, ये एग्जाम का थर्ड राउंड है और इसमें एक टीम में 4 लोग होंगे, तो ये है फॉग हंट। फिर उसके बाद एग्जामिनर उन्हें नाइफ देता है और एक डिब्बे में पैक एक चीज देता है और ये चीज होता है डिस्पेल स्टेले के सेम मटेरियल से बना हुआ एक स्टोन और इसका भी काम कोहरे को हटाना होता है। फिर हमें एग्जाम के बारे में बताया जाता है कि तुम्हें कोहरे के अंदर एक पॉइंट पर जाना है और उस पॉइंट पर जाने के बाद तुम्हें डिस्पेलिंग इक्विपमेंट को एक्टिवेट कर देना है और उसके बाद डीमंस को मारना है। जितना अच्छा तुम्हारा और तुम्हारी टीम का परफॉर्मेंस होगा उस हिसाब से तुम्हें स्कोर दिया जाएगा। फिर हमें बताया जाता है फॉग हंट हर किसी के लिए ये वॉरियर बनने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट होती है। ये पूरी की पूरी दुनिया कोहरे से ढकी हुई है। एक वॉरियर आने वाले खतरे से निपटने के लिए पहले से तैयार होता है। वॉरियर का मतलब ये नहीं होता कि वो सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग हो, उसे मेंटली स्ट्रांग भी होना पड़ता है और अपनी टीम के साथ अच्छे से टीम वर्क करना पड़ता है और वो अपने विल पावर और टीम वर्क से ही डर का सामना कर सकता है। अपने अंदर के वॉरियर को जगाना और डीमन को बिना डर के मारना, इसके बाद ही कोई वॉरियर के टाइटल पाने के काबिल होता है। फिर अनाउंस किया जाता है कि पुराने टीम का एग्जाम खत्म हो गया है, अब अगले टीम की बारी है और ये सब होते हुए ऊपर से खड़े होकर कोई देख रही होती है जो कहती है, इस बार के नए लोग काफी टैलेंटेड हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ सीतू फैमिली की बेटी सीतू लियो को देखने आई हूँ। और ये होती है हेलियोस सिटी की सेकेंड कैप्टन तादा योशियोकू। गाइस पहले स्क्वाड लीडर था, अब कैप्टन हो गया है, इसलिए मैं कैप्टन कहूंगा। फिर वो कहती है, तुम लोग उसके बारे में क्या सोचते हो? फिर हमें एक और पर्सन दिखाया जाता है और ये होता है हेलेस टाउन का फर्स्ट कैप्टन जोएल। गाइस मैं क्या ही कर सकता हूँ, पहले सिटी था अब टाउन कर दिया गया है, तो मैं इसे अब से टाउन ही कहूंगा। फिर जोएल कहता है वो एक मार्शल आर्ट फैमिली से आती है, इसलिए उसने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग भी ली है और वैसे भी वो सबसे बेस्ट वॉरियर कैंडिडेट है। फिर जियाओ कहता है उसके अलावा एक और कैंडिडेट है जिसके ऊपर तुम लोगों को ध्यान देना चाहिए और उस कैंडिडेट का नाम आंग है। उसे देखकर जियाओ मन ही मन सोचने लगता है, मैंने उस स्कोर को खुद अच्छे से चेक किया था और मुझे उस स्कोर में कोई भी खराबी नहीं मिली, तो वो स्कोर कैसे टूट सकता है? फिर तादा कहती है, टांग टांग तुम क्या सोच रहे हो? फिर जियाओ गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, मैंने कहा था ना कि तुम मुझे उस नाम से मत बुलाना, और तादा उसे जीप दिखा रही होती है। फिर जोएल कहता है, सिर्फ वही अकेले है जो तुम्हें छेड़ने की हिम्मत करती है। फिर तादा सीरियस हो जाती है और कहती है, क्या हमने यहाँ डीमन के लेवल का पता लगाया? हमें इस बात का अच्छे से ध्यान रखना होगा कि एग्जाम के बीच में कोई फिन डीमन ना आ जाए। फिर जियाओ कहता है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने इसका अच्छे से ध्यान रखा है। अगर किसी भी तरह सिचुएशन खराब हो जाती है तो हमें उनसे निपटने के लिए खुद जाना पड़ेगा और वैसे भी हेलोस टाउन के सेफ जोन के अंदर कोई भी फिन डेमन नहीं है। फिर जोएल कहता है, अगर ऐसा कुछ होता है तो हम आने वाले वॉरियर को बचाने के लिए खुद मैदान में उतरेंगे। फिर से अनाउंस किया जाता है कि पुराने टीम का एग्जाम खत्म हुआ और अब अगली टीम की बारी है। फिर वहाँ खड़े लोग कहते हैं, इस ग्रुप में तो सीतू है, तो दूसरा कहता है इस ग्रुप में एक आंग नाम का लड़का भी है। फिर आंग के टीम को दिखाया जाता है जो एग्जाम देने के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं। फिर उनका एग्जाम स्टार्ट कर दिया जाता है और जैसे ही एग्जाम स्टार्ट होता है आंग के हाथों से कोई बहुत तेजी से डिस्पेलिंग इक्विपमेंट को छीन लेता है और उसे समझ ही में नहीं आता है कि अभी क्या हुआ और उसके डिस्पेलिंग इक्विपमेंट को छीनने वाली होती है सीतू, जो बहुत तेजी से भाग रही होती है और कहती है मेरे साथ चलो, और मनी मन सोच रही होती है मैं शो ऑफ करने का मौका बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। और उसे ऐसा करता देख आंग भी गुस्से से सोचने लगता है उस बेवकूफ लड़के की हिम्मत कैसे हुई मेरे स्पॉटलाइट को छीनने की। फिर वो कहता है
उसके साथ चलो। उसके बाद वो लोग उसके साथ भागने लगते हैं। फिर उसके बाद वो एक जगह रुकती है और एक हाई जंप मारती है। फिर वो हवा में ही बैक फ्लिप मारती है और एक हाथ में इक्विपमेंट और एक हाथ में नाइफ को पकड़ के डिस्पेलिंग इक्विपमेंट को इंडिगेंट पॉइंट के ऊपर डालकर एक्टिवेट कर देती है। फिर तादा कहती है, ओहो, भले ही उसने ग्रीन कलर के रिकवरी कोर को चुना है, लेकिन उसकी स्पीड ब्लू कलर के एजिलिटी कोर के बराबर है, तो ये फायदा है मार्शल फैमिली से होने का। फिर हमें 3 डीमन को दिखाया जाता है जो लोग गुर्राते हुए सीतों की तरफ आते हैं। फिर आंग कहता है, लैन जाओ और हमारे लिए रास्ता बनाओ। फिर लैन हाँ कहता है और एक जगह रुकता है। फिर वो हाई जंप मार देता है और वो सीधा सीतों के आगे लैंडिंग करता है और वो अपने ग्राफ्टिंग इक्विपमेंट को एक्टिवेट करके अपने हाथ में एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है और वो उल्लू के सामने शील्ड बना देता है जिससे डीमन टकरा जाते हैं। फिर जी याओ कहता है, ये उतना भी बुरा नहीं है, वो पहले से ही डिफेंस कोर को अच्छे से यूज करना सीख गया है। फिर आंग को दिखाया जाता है जो नाइफ को घुमाते हुए कहता है, सीतू, तोमोई, तुम लोग जिस डीमन को मारना चाहते हो उसे चुन लो। फिर तोमोई कहती है, ठीक है, और सीतू कहती है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। फिर वो तीनों अपने जगह से जंप मारते हैं और डीमन से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। फिर हमें थोड़ा सा फनी वे में तोमोई वर्सेस डीमन का राउंड 1 दिखाया जाता है। उसके बाद तोमोई अपने नाइफ को पकड़ती है और हु हा करते हुए डीमन के ऊपर काफी कट लगा देती है और वो रुकती नहीं है और उसके ऊपर लगातार कट लगाए जा रही होती है। फिर वो जंप मार के अपने पैर से डीमन के पेट पर एक जोरदार अटैक कर देती है, जिस वजह से वो डीमन खून खांसते हुए जमीन पर गिरने वाला होता है। फिर उसी बीच लैन आ जाता है और अपने डिफेंस पावर को यूज करके उसके पेट पर एक जोरदार पंच मारता है। इस पंच की वजह से वो जमीन में घसीटते हुए दूर चले जाता है, जिसे देखकर जोएल कहता है, इन दोनों का टीम वर्क काफी अच्छा है, स्पेशली वो लड़की, उसके मूव्स काफी अच्छे थे और वो एजिलिटी कोर को बहुत अच्छे से यूज कर रही थी। और जी याओ चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें दूसरे के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, तुम दोनों एजिलिटी कोर वाले हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम सिर्फ उसी के ऊपर ध्यान दोगे। फिर हमें सीतू वर्सेस डीमन का राउंड 2 दिखाया जाता है। फिर वो डीमन को गौर से देखती है और अपने नाइफ को पकड़ के उसके कंधे के ऊपर अटैक कर देती है और अपने पावर का यूज करती है, जिस वजह से वो डीमन फूलने लगता है। फिर वो वहां से कूद के जमीन पर लैंड करती है और वो एक हल्की से सांस छोड़ती है। उसके बाद वो डीमन ब्लास्ट हो जाता है और वो शो ऑफ करते हुए कातिलाना अंदाज में चल रही होती है। फिर उसके बाद आंग वर्सेस डीमन का राउंड 3 वाला फाइट चालू हो जाता है, जहां आंग अपने घुटने से डीमन के पेट में मारता है और उसके बाद अपने नाइफ को पकड़ के सोचने लगता है, मुझे बस उसे 3 जगह पर कट करना होगा, फिर वो आसानी से मर जाएगा। फिर वो उसके ऊपर पहला कट गले के ऊपर करता है और दूसरा कट सीने के ऊपर करता है और तीसरा कट उसके पेट के ऊपर करके आगे बढ़ जाता है। फिर वो दोनों जमीन पर गुलाटी मारने लगते हैं। फिर आंग अपने नाइफ को जमीन में गड़ाकर अपने आप को संभाल लेता है और वो खड़े होते हुए सोचने लगता है, इस कमजोर बॉडी की एक लिमिट है जहाँ तक ये संभाल सकता है, तो चलो इस एग्जाम के बहाने इस कमजोर बॉडी की लिमिट को देखते हैं। फिर वो अपने कोर की पावर को यूज करता है और बहुत ही तेजी से डीमन के पास चले जाता है। उसे देखकर डीमन अपने पंच को बनाकर आंग के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन आंग उसके पंच को डॉज कर लेता है और अपने नाइफ को उसके पेट में घुसा देता है। फिर वो सोचने लगता है, मेरा रिएक्शन स्पीड बहुत ही स्लो है। डीमन पीछे घूमकर अपने पैर से आंग के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन आंग अपने नाइफ को निकालकर नीचे की तरफ झुक जाता है और वो उस अटैक से बच जाता है। फिर वो अपने नाइफ को फेंक के दूसरे हाथ में पकड़ लेता है और वो अपने एक हाथ को जमीन पर रखकर दूसरे हाथ में नाइफ को पकड़ के डीमन के पेट में फिर से घुसा देता है और इस वजह से डीमन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने हाथ से आंग के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन आंग समय रहते अपने नाइफ को निकालता है और झुककर उस अटैक से बच जाता है। फिर वो बैक फ्लिप मार के उस डीमन के गर्दन के ऊपर एक गहरा कट लगा देता है। फिर वो पीछे जंप करके जमीन पर लैंड करता है और उस डीमन को वहीं पर काम तमाम हो जाता है। फिर वो अपने नाइफ को घुमाने लगता है। फिर लैन कहता है, उसे देखकर ऐसे लग रहा था कि जैसे वो डीमन के साथ किसी खिलौने के जैसे खेल
खेल रहा हो। फिर तोमोई कहती है हम लोग डीमन को मारने में कामयाब रहे, और उसे देखकर सीतू मन ही मन गुस्सा कर रही होती है और सोच रही होती है इसका इरादा पहले से ही शो ऑफ करने का था। फिर तादा कहती है वो कमजोर लड़का कौन है, वो काफी अच्छे से अटैक कर रहा था। फिर जॉयल भी कहता है उसे देखकर कैंडिडेट नहीं लगता, ऐसे लगता है कि वो कोई एक्सपीरियंस वॉरियर हो। और जियाओ भी उसे गौर से देख रहा होता है और अभी तक वो डीमन नहीं मरा होता है। फिर आंग हाँफते हुए सोचता है तो आखिर में पिछले लाइफ के मुकाबले में अभी इस बॉडी में कोई भी एबिलिटी को यूज नहीं कर सकता। मैंने कुछ ही समय में बहुत ज्यादा सांस ले लिया है। ये सिचुएशन मेरे लिए सच में खराब है। लगता है मुझे अब खुद इस डीमन को खत्म कर देना चाहिए और इस डीमन के साथ एग्जाम भी खत्म हो जाएगा। और वो उस डीमन को मारने के लिए बहुत तेजी से उसके तरफ आगे बढ़ने लगता है, लेकिन वो जैसे ही उसके पास आता है जमीन से कोई नोकीली चीज निकलती है जिसे देखकर आंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर वो नोकीली चीज डीमन के आर पार हो जाती है और इस वजह से आंग भी पीछे की तरफ फेंका जाता है, लेकिन वो अपने आप को संभाल लेता है। फिर तोमोई कहती है अचानक से ये जड़ें कहाँ से आ गई, और आंग भी कहता है ये क्या हो रहा है। फिर हमें एक डीमन के हाथों को दिखाया जाता है और ये हाथ पुराने वाले डीमन के पीठ से निकलता है। फिर वो हाथ उस पुराने डीमन को बीच से चीर देता है और उस डीमन को देखकर आंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उसकी नजर भी आंग के तरफ पड़ती है और वो आंग को देखकर बहुत जोर से गुर्राने लगता है और उस डीमन की ब्लड स्मेल चारों तरफ रिलीज होने लगती है और उसे वो तीनों ऊपर खड़े कैप्टन महसूस कर लेते हैं और उसे जियाओ महसूस करके थोड़े देर के लिए तो वो हैरान होता है, फिर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वो चिल्लाते हुए कहता है यहाँ पर वन फिन डीमन आ गया है। उसके बाद जितने भी एग्जाम ग्राउंड में वॉरियर कैंडिडेट होते हैं वो सब भागने लगते हैं। फिर हमें तादा और जॉयल को दिखाया जाता है, वो लोग भी लड़ने के लिए नीचे की तरफ जंप कर देते हैं। फिर दिखाया जाता है वो लोग जहाँ जंप किए होते हैं वहाँ पर धमाका हो जाता है और वहाँ पर धूल ही धूल होता है और वो दोनों उस धूल को चीरते हुए बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। फिर तादा चिल्लाते हुए कहती है तुम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, तुम लोग कैप्टन जियाओ के पास जाओ, तुम लोगों को टाउन तक सेफली पहुंचा देंगे। हमें आंग और उसकी टीम के सामने डीमन दिखाया जाता है जो कहता है हाँ यहाँ पर ह्यूमन है, लेकिन तुम लोगों में से किसी के पास डीमन का ऑरा है, मैं उसे महसूस कर सकता हूँ। फिर आंग सोचने लगता है क्या हम में से किसी के पास डीमन का ऑरा है, उसके कहने का क्या मतलब है। फिर वो डीमन कहता है तो वो तुम लोगों में से कौन है, और वो अपना खतरनाक डिमोनिक ऑरा रिलीज करने लगता है और उसे देखकर सीतू सोचने लगती है ये वन फिन डीमन है जो बिना फिन डीमन के कंपेयर में बहुत ताकतवर होते हैं। इसे देखकर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मुझे चारों तरफ से जड़ें जकड़ कर रखी हैं। फिर वो फिन डीमन उल्लू की तरफ आगे आने लगता है जिसे देखकर आंग सोचने लगता है ये बॉडी अभी इस हालत में नहीं है कि ये वन फिन डीमन का सामना कर सके। एक नॉर्मल वॉरियर को ऐसा महसूस होता है जब उसके सामने वन फिन डीमन ओवरवेलमिंग पावर के साथ खड़ा होता है। फिर वो डीमन अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोगों में से वो कौन है, मैं तुम सभी को अपने साथ ले जाऊंगा। फिर वो अपने उंगली में ऑरा को इकट्ठा करता है और उस ऑरा को उन चारों के ऊपर लेजर के जैसे शूट कर देता है जिसके वजह से वो अपने होश खो बैठते हैं और बेहोश होकर वहीं पर गिर जाते हैं। फिर उसके जड़ों के पास एक क्रैक हो जाता है जिसे देखकर वो डीमन भी हैरान हो जाता है और उस क्रैक को तोड़ते हुए तादा और जॉयल एंट्री मारते हैं और जॉयल कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम उनसे दूर रहो। और उसकी बात सुनकर डीमन हंसने लगता है। फिर वो डीमन जड़ से अपने आसपास केज के जैसे बनाने लगता है और जब वो केज के जैसे बना लेता है तो कहता है गुड बाय ह्यूमन। नीचे की तरफ गड्ढा हो जाता है और वो डीमन उसी गड्ढे में चले जाता है और साथ ही आंग की टीम को भी अपने साथ ले जाता है। फिर तादा कहती है वो अपने साथ 4 वॉरियर कैंडिडेट को ले गया है। फिर उस गड्ढे के किनारे डेमोनिक ऑरा रिलीज होने लगता है क्योंकि वो जमीन के नीचे आगे की तरफ बढ़ रहा था, जिस वजह से उस जगह के ऊपर का जमीन उभरने लगता है। उसे देखकर जॉयल चिल्लाते हुए कहता है वो भाग रहा है,
हमें उसका पीछा करना पड़ेगा। फिर हमें थोड़ी देर बाद जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ तादा कहती है डीमन का निशान यहीं पर खत्म हो गया। जी याओ ने एग्जाम शुरू होने से पहले इस एरिया को कई दिनों तक अच्छे से चेक किया था, तो ये कैसे हो सकता है कि यहाँ पर वन फिन डीमन आ जाए। वो इतनी बड़ी गलती बिल्कुल भी नहीं कर सकता, ऐसा कुछ इससे पहले कभी नहीं हुआ। फिर उसके बाद जी याओ ऊपर से कहता है तादा जोइल, फिर वो लैंड करता है और कहता है बच्चे कहाँ हैं। फिर जो भी हुआ होता है वो लोग जी याओ को बता देते हैं। इस बात को सुनकर जी याओ हैरान हो जाता है और वो कहता है तो तुम लोग यहाँ पर क्यों रुक गए, हमें उन्हें ढूंढना चाहिए। फिर जोएल कहता है शांत हो जाओ जी याओ, उसका निशान सिर्फ यहीं तक था। इस जगह के बाद वन फिन डीमन और ज्यादा नीचे की तरफ चला गया, जिस वजह से हमें आगे का निशान नहीं दिख रहा और आगे का एरिया बहुत खतरनाक है, इसलिए हम उन्हें ढूंढने के लिए ऐसे ही आंख बंद करके नहीं जा सकते। फिर जिया उसी निशान को छूने लगता है और उसे वही पुरानी बात याद आने लगता है जहाँ फिन डीमन उसके सामने उसके भाई को लेके जा रहा था और उसका भाई उससे मदद मांग रहा था पर वो कुछ नहीं कर पाया। इस बात को सोचकर वो गुस्से से उसी जगह पर बहुत जोरदार पंच मार देता है। फिर वो कहता है ये सब मेरी गलती है, मेरे वजह से वो लोग खतरे में आ गए, और वो ऐसे ही बोल बोल के अपने आप को दोष दे रहा होता है। फिर जोइल कहता है पहले हमें टाउन में जाना होगा, इस खबर के वजह से पूरा टाउन घबरा गया होगा और हम तीनों का टाउन से ज्यादा समय के लिए बाहर रहना अच्छा नहीं होगा। हम वहां जाने के बाद में यहाँ सर्च टीम को भेजेंगे जो इस निशान को अच्छे से चेक करेगा और इस एरिया को अच्छे से सर्च करेगा कि यहाँ पर कोई और फिन डीमन तो नहीं है। फिर तादा उसके पास जाती है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है उन 4 बच्चों के साथ ऐसा होगा किसी ने सोचा भी नहीं था, पर हम लोगों को अपने आप को संभालना होगा, मुझे पता है ये तुम्हारे लिए काफी मुश्किल होगा। फिर जी याओ अपने कंधे से उसके हाथ को हटा देता है और खड़े होते हुए कहता है तुम लोगों को पहले जाना चाहिए, मैं यहाँ देख रहा हूँ, तुम लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर जोएल कहता है क्या तुम सच में ये करने वाले हो। फिर तादा कहती है तो इस बात का अच्छे से ध्यान रखना कि सूरज ढलने से पहले तुम वापस आ जाना। तो ठीक है। फिर जियाओ कहता है तो ठीक है, मैं इस बात का अच्छे से ध्यान रखूंगा। फिर वो दौड़ते हुए वहाँ से चले जाता है। फिर तादा कहती है तुम जानते हो उसे मनाना बहुत मुश्किल है। फिर जोएल भी अपने सिर पे हाथ रखते हुए कहता है तुमने सही कहा, उसके छोटे भाई को डीमन उठा ले गया, इसलिए वो उसका दोष अपने आप को देता है। फिर तादा कहती है अगर उसका छोटा भाई अभी जिंदा होता तो वो बिल्कुल उन 4 बच्चों के जैसी उम्र का होता। लगता है उन बच्चों ने जी याओ को अपने छोटे भाई की याद दिला दिया है। फिर हमें एक गुफा का सीन दिखाया जाता है और आंग को होश आ जाता है और वो सोचने लगता है मैं कहाँ हूँ, क्या ये अंडरग्राउंड है और क्या सभी लोग अभी भी जिंदा हैं। फिर उसके पीछे से डीमन आता है और कहता है तो तुम जाग गए, और आंग उसके तरफ तेजी से मुड़ के देखता है और मन ही मन सोचने लगता है ये तो वन फिन डीमन है। फिर वो डीमन कहता है तुम सबसे पहले जगे हो, इसका मतलब डेफिनेटली तुम दूसरों से अलग हो, तुम उल्लों के जैसे सेम नहीं हो, मैं इस बात के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ। फिर वो डीमन आंग के मुंह को बहुत तेजी से पकड़ता है और पीछे वाले पिलर में उसे पटक देता है। फिर वो डीमन कहता है तुम्हारे पास बिल्कुल डीमन के जैसे ऑरा कैसे हो सकता है, एक ह्यूमन होने के बावजूद भी तुम्हारा ऑरा मेरे से भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर आंग कहता है तुम किस तरह के बकवास कर रहे हो। फिर वो अपने डीमन कोर को यूज करने लगता है और इसका प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि जो जड़ उसे बांध के रखा था वो भी टूट जाता है और उससे डीमन भी पीछे हट जाता है। फिर वो जंप करके जमीन पर लैंड करता है और अपने डैगर को निकालकर बहुत ही तेजी से उस डीमन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो डीमन बड़े ही आसानी से उस अटैक को डॉज कर लेता है। फिर वो डीमन कहता है लगता है तुम में ज्यादा ही हिम्मत है। फिर वो अपने हाथ में एक अटैक को चार्ज करता है और आंग के ऊपर कर देता है, लेकिन आंग बैक फ्लिप मार के उस अटैक को डॉज कर लेता है और वो जंप करके पीछे की तरफ आ जाता है। फिर वो सोचने लगता है अगर ये पिछला लाइफ होता तो मैं पलक झपकते ही इसके सिर को धड़ से अलग कर देता, लेकिन अभी मुझे इन तीनों को बचाने की जरूरत है। फिर वो उसके तरफ तेजी से अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और मन ही मन सोचने लगता है
ये एक रेड कोर डीमन है। इसके मूवमेंट और इसके लिम्ब की वजह से इसका रिएक्शन और इसका अटैक दोनों तेज हैं। का मतलब ये भी है कि इसका जॉइंट कमजोर है। इसका एजिलिटी ताकत और कमजोरी दोनों है। फिर वो डीमन कहता है ये सब बेकार है और वो फिर से अपना लेजर वाला अटैक कर देता है। आंग इस अटैक को मुश्किल से डॉज करता है, पर इस मौके का फायदा उठा के वो डीमन हाथ को आंग के सीने में घुसा देता है। फिर आंग मन ही मन सोच रहा होता है यही एक रास्ता था जिस वजह से मुझे मौका मिल सके इसके कमजोर हिस्से के ऊपर अटैक करने का। अब मैं इसके जॉइंट पर अटैक कर सकता हूँ। फिर आंग उसके हाथों के जॉइंट के ऊपर अटैक कर देता है। फिर आंग उसके हाथों को जोर से पकड़ता है और उसके हाथ को खींच देता है और उसका हाथ उसके बॉडी से अलग हो जाता है, जिसके वजह से वो डीमन दर्द से चिल्लाने लगता है। फिर आंग कहता है तुमने मुझे ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया। मैंने इससे पहले अपने हाथों से अनगिनत वन फिन डीमन को मारा है। फिर उसकी बात सुनकर डीमन हंसने लगता है और वो बहुत तेजी से आंग के पास जाकर उसके पेट में बहुत ही जोरदार पंच मारता है और इस पंच को खाकर उसकी हालत मरने के बराबर हो जाती है। और इस पंच के वजह से वो दूर जाके चट्टान में टकराता है। उसके टकराने की वजह से उसके पीछे के चट्टान में भी क्रैक आ जाता है और इस वजह से उसका हालत बहुत ज्यादा ही खराब हो जाता है। फिर डीमन हंसते हुए कहता है भले ही तुम मेरी कमजोरी को जानते हो, लेकिन मैं वुड टाइप रेड कोर हूँ। और वो अपने हाथ को रीजनरेट करने लगता है। फिर वो कहता है इसका मतलब मैं अपने आप को रीजनरेट कर सकता हूँ। फिर आंग सोचने लगता है रीजनरेशन तो सिर्फ ग्रीन कोर वालों के पास होती है। उसने कहा कि वो वुड टाइप है और उसके पास रेड कोर है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि 60 साल बाद डीमंस भी इवॉल्व हो गए हैं। फिर वो डीमन कहता है ऐसा लगता है तुमने मुझे अंडर एस्टिमेट कर दिया। फिर वो उंगली को अपनी तरफ करता है, जिस वजह से जड़ के नुकीलेदार स्पाइक्स आंग के आर पार हो जाते हैं। उन जड़ों की मदद से वो आंग को अपनी तरफ बुला लेता है। फिर वो डीमन उसके सिर को पकड़ लेता है और उसे देखने लगता है और कहता है मैं सच में तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी। फिर आंग सोचने लगता है ये जड़ों के स्पाइक्स मेरे ऑर्गन के आर पार हो गया है, इसलिए मैं ठीक से सांस नहीं ले पा रहा हूँ। क्या मैं दोबारा इसीलिए जिंदा हुआ था कि मैं डीमन के हाथों फिर से मर सकूं और मेरे साथ वो लोग भी मारे जाएंगे जैसे पिछली लाइफ में जो लोग मेरे तरफ थे वो मेरे सामने मारे गए थे। फिर वो कहता है सभी लोग मुझे माफ कर देना, ये मेरे लिए कितना बड़ा पछतावा वाली बात है। फिर डीमन उसे झुक के देखने लगता है और कहता है क्या ये मर गया? ह्यूमन कितने कमजोर होते हैं। फिर वो डीमन अपने जीभ को निकालते हुए कहता है इवॉल्व। अगर मैं इसे खा लेता हूँ तो मैं इवॉल्व हो जाऊंगा, तो अब मुझे इसे खा लेना चाहिए। और वो जैसे ही उसे खाने वाला होता है तो वही पिछले लाइफ में आंग के मरने से पहले वाला डीमन दिखाया जाता है। फिर आंग के बॉडी से एक जबरदस्त डेमोनिक ऑरा रिलीज होने लगता है जो कहता है क्या तुम सच में मुझे खाना चाहते हो? और उस ऑरा को देखकर वो डीमन भी पीछे हट जाता है। फिर वो डीमन कहता है तुम इतना जल्दी नहीं मर सकते, मेरे प्लान को कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। फिर दिखाया जाता है आंग के इक्विपमेंट का डीमन को टूटने लगता है। फिर आंग के अंदर का डीमन कहता है मुझे नहीं लगा था कि मुझे अपने अंदर के बचे हुए कॉन्शसनेस को यूज करना पड़ेगा, वो भी ऐसी जगह पर। फिर वो वन फिन डीमन कांपते हुए कहता है ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा है, ये 5 फिन नहीं 6 फिन डीमन है। फिर आंग को जितने भी चोट लगे होते हैं वो रीजनरेट हो जाते हैं और आंग का डीमन को भी पहले से अलग हो जाता है। फिर आंग के अंदर का डीमन हंसते हुए कहता है क्या कहा तुमने? 6 फिन। फिर धीरे धीरे करके उसके हाथ और पैर ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं। फिर आंग पूरे तरह से एक डीमन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो जैसे ही अपने आंखों को खोलता है एक ऑरा का जबरदस्त प्रेशर रिलीज होने लगता है, जिस वजह से वो वन फिन डीमन भी ठीक से खड़ा नहीं हो पाता है। और इस ऑरा का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो जमीन को चीरते हुए बाहर निकल जाता है और जो डीमन इस ऑरे के प्रेशर के चपेटे में आता है वो राख में बिखर जाता है, यहाँ तक कि उसकी हड्डियां भी नहीं बचती है और इसका प्रेशर पूरे जंगल में रिलीज होने लगता है। फिर हमें आंग के डीमन को दिखाया जाता है जिसके आसपास बहुत ही खतरनाक रेड कलर का ऑरा रिलीज हो रहा होता है। फिर उसके ट्रांसफॉर्मेशन पूरा होने के बाद वो डीमन कहता है मैं 8 फिन डीमन हूँ,
इस वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रेड कोर डीमन, मैं तुम्हारा किंग हूँ। और उसके बाद सुनकर वो वन फिन डीमन कांपते हुए आवाज में कहता है, हमारे किंग। फिर आंग का डीमन कहता है, अपने घुटने टेको। और सिर्फ उसके कहने से ही उस डीमन का बॉडी अपने आप घुटने टेक देता है। फिर आंग का डीमन कहता है, तो तुम मेरा नाम बताओ। फिर वो डीमन कांपते हुए आवाज में कहता है, आपका नाम क्रिम्सन किंग फिन है। फिर हमें एक दूसरे जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिया अभी भी ढूंढ रहा होता है। फिर वो अचानक से किसी चीज को देखता है और वहीं पे रुक जाता है। फिर दिखाया जाता है वहाँ पे दो डीमन होते हैं। फिर जिया उसके ऊपर अटैक करने के लिए उसके पास पहुंच जाता है और मॉन्स्टर को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं लगती। फिर जिया अपने फिस्ट से उस डीमन के पेट के ऊपर एक जोरदार अटैक कर देता है और इस अटैक का पावर इतना ज्यादा होता है कि वो उसके पेट के आर पार हो जाता है। फिर दूसरा डीमन जियाओ के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जियाओ पीछे की तरफ जंप करके उस अटैक को डॉज कर लेता है। फिर जियाओ अपने पैर को उठाता है और उस डीमन के ऊपर एक जोरदार अटैक कर देता है। फिर वो दोनों डीमन का वहीं पर काम तमाम हो जाता है। फिर जियाओ सोचने लगता है, मैंने आसपास के सभी जगह को अच्छे से सर्च कर लिया, लेकिन यहाँ पर सिर्फ दो बिना फिन वाले डीमन ही मिले। लगता है वो बच्चे यहाँ पर नहीं हैं, लेकिन मुझे अपने सर्च को कंटिन्यू करना होगा और मुझे उन्हें सूरज डूबने से पहले ढूंढना होगा। फिर तभी जियाओ के पीछे से वही डीमन क्रिम्सन किंग फिन का ऑरा रिलीज होने लगता है और उस ऑरा के एनर्जी का वेव जियाओ के पास आने लगता है और उसके वजह से जियाओ को भी खड़े होने में दिक्कत हो रहा था और वो सोचने लगता है, इतना पावरफुल एनर्जी का वेव आखिर आ कहाँ से रहा है। ये एनर्जी का वेव वहाँ से आ रहा है, क्या ऐसा हो सकता है कि बच्चे भी वहीं पर हों। फिर उसके बाद हमें वही डीमन किंग दिखाया जाता है, तो अब से मैं इसे क्रिम्सन डीमन कहूंगा। फिर क्रिम्सन डीमन उतर के उसी वन फिन डीमन के पास आ जाता है। फिर क्रिम्सन डीमन कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि जब मैं वापस आऊंगा तो ऐसी अंधेरी जगह पर वापस आऊंगा जहाँ पर थोड़ी सी भी सूरज की रोशनी नहीं आती। मेरे सवाल का जवाब दो। फिर वो वन फिन डीमन कांपते हुए कहता है, बेशक मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। फिर क्रिम्सन डीमन कहता है, तो मुझे बताओ, जब से मैं गायब हुआ तब से लेकर अब तक वो 5 अभी भी डीमन किंग हैं? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अलग अलग कोर के अलग अलग डीमन किंग हैं और रेड कोर का डीमन किंग क्रिम्सन डीमन है जो अभी आंख के बॉडी के अंदर है। फिर वो वन फिन डीमन कहता है, हाँ वो अभी भी डीमन किंग है और वही डीमन किंग अभी भी रूल कर रहे हैं, कुछ भी नहीं बदला, सब पहले जैसे ही है। फिर क्रिम्सन डीमन कहता है, ऐसा लगता है वो लोग अपनी जिंदगी को काफी शांति से बिता रहे हैं। फिर वो एक डेविल स्माइल हंसते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि वो लोग भूल गए हैं कि उन लोगों ने 60 साल पहले मेरे साथ क्या किया था। फिर डीमन किंग कहता है, जब मैंने वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर को अपने वेसल के तौर पर चुना, लेकिन मुझे इस चीज की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि जब मैं दोबारा रीइंकार्नेट होऊंगा तो इतने कमजोर बॉडी में होऊंगा। मैं इस चीज से काफी निराश हुआ। ये मेरे कॉन्शंसनेस का आखिरी बचा हुआ हिस्सा है और ये कितना बड़ा मजाक की बात है कि मैंने ऐसे सिचुएशन के लिए इसे बर्बाद कर दिया। मुझे अपने आप को दूसरे डीमन किंग से दिखाने से पहले ही उस पल का इंतजार करना पड़ेगा जब तक मैं पूरे तरीके से अवेकन नहीं हो जाता। सच में तुम लोग मेरे पेशेंस का टेस्ट ले रहे हो। मुझे अभी इंतजार करने की जरूरत है जब तक कि वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर फिन मोमोरी को धीरे धीरे करके सीख नहीं लेता। फिर वो वन फिन डीमन कहता है, हमारे किंग फिन मेमोरी, आपके कहने का मतलब ये है कि ये वही सेम चीज है जिसे हम अपने इवॉल्व होने में यूज करते हैं। फिर क्रिम्सन डीमन कहता है, ये बात तो ऑब्वियस है कि ये हमारे बॉडी के फिन्स में होती है और जितना हमारे पास फिन होगा हम उतने ही ज्यादा हायर लेवल के होंगे। जब हम अपने नए फिन को ग्रो करते हैं तो हमें उसे इवॉल्व करने के लिए फिन मेमोरी की जरूरत होती है और ये एक प्रकार का हमारा यूनिक ट्रेट है और यही रीजन है कि हम दूसरे रेसेस के कंपेयर में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हैं। ये वॉरियर जिसका नाम आंग है, इसका भी सिचुएशन बिल्कुल हमारे ही जैसे है। तुम लोग सिर्फ अपने बराबर के लेवल के डीमन को डिवोर करके इवॉल्व कर सकते हो, लेकिन इसे अपने से ज्यादा हायर लेवल के डीमन को डिवोर करने की जरूरत है और जैसे इसके फिन मेमोरी अवेकन होगी ये इवॉल्व हो जाएगा। तुम ये कह सकते हो ये वो अनोखा गिफ्ट है जो मैंने उसे दिया है। फिर वो वन फिन डीमन भी पूरे जोश में कहता है, मैं आपका जिंदगी भर के लिए नौकर बनना चाहता हूँ, मैं आपको सर्व करना चाहता हूँ, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। ऐसे ही बोल बोल के उस क्रिम्सन डीमन की चापलूसी कर रहा होता है
और ऐसी बातें सुनकर क्रिम्सन डीमन उसके सर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। फिर वो कहता है, क्या तुम ये करने के जरा सा भी लायक हो? तुम बस मेरे लिए इस ह्यूमन वॉरियर के वन फिन मेमोरी को अवेकन करने के लिए एक टूल हो। फिर उसके बाद जितना भी उस वन फिन डीमन का ब्लड होता है वो क्रिम्सन डीमन के पास आने लगता है। फिर उस वन फिन डीमन के ब्लड से उसके डीएनए को निकाल लेता है। फिर क्रिम्सन डीमन कहता है, ह्यूमन वॉरियर, मैंने तुम्हारे लिए फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट कर दिया। अब तुम आगे चलकर और ज्यादा हायर लेवल पहुंचने के लिए मुझे बिल्कुल भी निराश मत करना। मुझे तुम्हें धीरे धीरे करके 8 फिन डीमन तक इवॉल्व करने की जरूरत है, और जब वो समय आएगा तो मैं अपनी गहरी नींद से जागूंगा। फिर उस क्रिम्सन डीमन के चेहरे में क्रैक हो जाता है और धीरे धीरे करके उसके खाल से आंग निकलने लगता है। फिर वो डीएनए आंग के इक्विपमेंट के कोर में जाने लगता है। फिर उसका डीमन कोर ग्लो करने लगता है और उसके डीमन कोर से वन फिन डीमन का ऑरा निकलने लगता है। फिर वो डीएनए उसके बॉडी में चले जाता है, जिसकी वजह से आंग की जितनी भी हड्डियां पसलियां टूटी थी और जितने भी इंजरीज थी वो सभी ठीक होने लगती हैं। फिर हमें दिखाया जाता है क्रिम्सन डीमन एक गहरी नींद में चले जाता है। फिर आंग को दिखाया जाता है जिसे कई सारे हाथ उसे खींचने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी उसे अचानक से एक रोशनी दिखाई देती है। फिर उसके सामने अपने पिछले लाइफ का एक वॉरियर होता है जो कहता है, हमारे वॉरियर किंग, मैं अभी भी नहीं मरना चाहता, वो मेरा अभी भी वापस लौटने का इंतजार कर रही होगी। फिर आंग कहता है, नहीं, तुम नहीं मर सकते, मैं तुम सभी को वापस ले जाऊंगा। फिर अचानक से वही मरा हुआ वॉरियर आंग का हाथ पकड़ लेता है, जिसे देखकर आंग भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर उस वॉरियर को दिखाया जाता है जो सच में डरावना दिख रहा था, और वो कहता है, लेकिन हम सभी तो मर चुके हैं, पर तुम अभी भी अकेले कैसे जिंदा रह सकते हो? फिर उसके बाद आंग काफी घबराते हुए अपने आंख खोलता है और वो बिस्तर में था। फिर वो अपने सिर पर हाथ को रखते हुए कहता है, ये तो बस एक सपना था, ये तो बस मेरी पिछली लाइफ की पुरानी यादें थी। फिर तभी वहाँ से कोई पर्दा को हटाते हुए कहता है, आंग मेरे भाई, क्या तुम ठीक हो? फिर दिखाया जाता है वहाँ पर लैन, सेतु और तोमोई होती है जो कहते हैं, तुम आखिरकार जाग गए। फिर तभी अचानक से तोमोई आंग के पास आ जाती है और कहती है, रुको, तुम्हारे बाल पहले से डिफरेंट दिख रहे हैं। क्या उस डीमन ने किसी नए के पास ले जाकर तुम्हारे बालों का कलर किया था? फिर आंग सोचने लगता है, ये तो बहुत पास है। फिर वो कहता है, तुम किस बारे में बात कर रही हो? रुको, क्या तुम तीनों ठीक हो? मुझे अच्छे से याद है कि हम लोगों को उस वन फिन डीमन ने किसी अंडरग्राउंड जगह पर ले गया था। फिर पर्दे के पीछे जी याओ कहता है, ऐसा लगता है तुम्हें अभी भी याद है। फिर वो पर्दे को सरकाता है। फिर हमें दिखाया जाता है जी याओ के साथ जोइल और तादा भी होती है। फिर जी याओ कहता है, बताओ क्या हुआ था उस अंडरग्राउंड जगह पर? फिर उन्हें देखकर आंग सोचने लगता है, यहाँ पर दो और कैप्टन्स हैं जिन्हें मैंने एग्जाम में वॉल के ऊपर देखा था। फिर वो कहता है, कैप्टन जी आओ, आप सभी लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? फिर तादा कहती है, टांग टांग, ये वही है जो आप चारों को वापस लेकर आया था। फिर जी आओ हल्की सी आवाज में कहता है, मैंने कहा ना, मुझे टांग टांग मत बुलाया करो। फिर तादा कहती है, ठीक है टांग टांग। फिर कैप्टन जी आओ का टांग टांग नाम सुनकर उन तीनों का तो मुंह ही बन जाता है। फिर जोएल कहता है, तुम लोगों को उसने अंडरग्राउंड केव के बाहर जमीन पर पाया और वो अंडरग्राउंड केव कोलैप्स हो गई थी। तुम सभी लोग बेहोश पड़े थे। तुम सभी लोग लकी हो कि वहाँ पर कोई भी वन फिन डीमन नहीं था, नहीं तो तुम लोगों को वहाँ से निकालना बहुत मुश्किल हो जाता। फिर तादा कहती है, कुछ समय पहले ही वो 3 लोग जाग गए थे, लेकिन उन्हें अंडरग्राउंड केव के बारे में कुछ भी याद नहीं है। सिर्फ तुम ही थे जो अभी तक नहीं जागे थे, और यहाँ तक कि तुम में कुछ चेंजेस भी आए हैं। फिर वो आंग को मिरर दिखाने लगती है क्योंकि आंग के सामने के कुछ बाल सफेद हो गए थे। फिर वो कहती है, याद करने की कोशिश करो कि तुम्हें उस अंडरग्राउंड केव के बारे में कुछ भी याद है। फिर आंग अपने चेहरे को देखने के बाद सोचने लगता है, मेरे आगे के बाल सफेद हो गए हैं, तो तोमोई का मेरे हेयर कलर करने का मतलब ये था। आखिर वहाँ पर क्या हुआ था? मेरे रीइंकार्नेट होने के बाद मेरे साथ बहुत अजीब चीजें हो रही हैं, और जो कुछ भी हो रहा है मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे अच्छे से याद है, मैं उस डीमन के एक हिट खाने के बाद वहीं पर बेहोश हो गया था। उसके बाद जो भी हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है। क्या मुझे इन्हें बता देना चाहिए कि मैं ही रीइंकार्नेट होके आया हूँ और मैं ही स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर आंग हूँ जो इस बॉडी में रीइंकार्नेट हुआ है? नहीं, इसके वजह से और परेशानी खड़ी हो जाएगी और उन्हें ऐसे लगेगा मैं अपना दिमाग खो बैठा हूँ। अभी जो चल रहा है मुझे वैसे ही चलने देना चाहिए और प्रेजेंट के आंग के बॉडी का यूज करके
करके अभी क्या हो रहा है उन सभी के बारे में पता कर सकता हूँ। फिर जो भी उस अंडरग्राउंड केव में होता है वो सभी बात आंग बता देता है कि वो जाग गया था, वन फिन डिमन से फाइट किया, वो हार गया और वो फिर से बेहोश हो गया। फिर उसके बाद सुनकर जिया सोचने लगता है वो जागने के बाद फिर से बेहोश हो गया। ऐसे लग रहा है कि मैं इसके बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहा था। लेकिन जब मैं उस अंडरग्राउंड केव के अंदर गया तो मैंने वहाँ के दीवार पे बहुत सारा खून लगा देखा। फिर जोइल आंग के पास आता है और कहता है तुम्हारा नाम आंग है ना, मतलब तुम्हारा भी सेम नाम है जो वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर का था। मैंने तुम्हारे एग्जाम के ग्रेड्स को देखा है, तुम में कई सारी चीजों में कमी है, लेकिन तुम डीमन के खिलाफ फाइट कर रहे थे तो काफी शांत थे और उससे काफी अच्छे से फाइट भी कर रहे थे। क्या तुमने डीमन से पहले भी फाइट की है? फिर आंग कहता है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो कॉम्बैट में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। मैंने अलग अलग तरह के डीमंस की कमजोरी के बारे में स्टडी और एनालाइज किया है। फिर तादा कहती है ऐसा लगता है कि तुमने थ्योरी के बारे में काफी स्टडी किया है। टांग टांग, तुम्हें इस तरह के वॉरियर को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। फिर वॉरियर के बारे में सुन के आंग भी हैरान हो जाता है और कहता है मेरे वॉरियर एग्जामिनेशन का क्या हुआ? फिर तो मोई कहती है हम सभी लोग पास हो गए हैं और हम लोग अभी भी एक टीम है। फिर लैन कहता है शायद ये होना बदनसीबी थी या किस्मत, लेकिन इस वजह से कैप्टन जियाओ ने हम चारों को एक ही टीम के अंदर रख दिया है। फिर तो मोई कहती है तो हम लोगों का देखभाल करना आंग। फिर सीतू कहती है हम ऑलरेडी दूसरे टीम से पीछे चल रहे हैं। फिर आंग कहता है क्या हमारी टीम सबसे पीछे है? फिर जियाओ कहता है टीम को मिशन मिलता है और उन्हें अपने पॉइंट्स को हासिल करना होता है, पर तुम 3 दिनों से बेहोश थे इसलिए तुम लोगों ने किसी भी मिशन को अभी तक नहीं किया है, इसलिए तुम्हारी टीम का अभी 0 पॉइंट है। फिर आंग चिल्लाते हुए कहता है क्या मैं 3 दिनों से बेहोश था? फिर उसके बाद हमें सीतू को दिखाया जाता है, फिर लैन, फिर तोमोई और उसके बाद हमें आंग को दिखाया जाता है और ये लोग बन ठन के तैयार हो जाते हैं। जब वो लोग टाउन में निकलते हैं तो वहाँ के लोग उन्हें देखकर ये कैप्टन जियाओ की नई टीम है, ये लोग यंग वॉरियर है, ऐसे ही वगैरह वगैरह बोल के उनकी तारीफ कर रहे होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कैप्टन जियाओ कहता है मैं तुम लोगों को ये बात फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले तुम सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम लोग अब से एक ऑफिशियली वॉरियर बन चुके हो और साथ ही वन फिन डेमन के सामना करने के बावजूद भी तुम लोग सरवाइव करने में कामयाब रहे और इसके लिए मैं फिर से तुम सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन कहता हूँ। जैसे कि बताया गया था कि तुम चारों अब एक स्क्वाड में हो और तुम्हारी टीम को मैं लीड करूंगा। इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हारे टीम का कैप्टन हूँ तो तुम्हारी टीम के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल होऊंगा। यहाँ पर तुम्हारे अलावा टोटल और 9 टीम है जो मेरे अंडर आती है जिन्हें मैं लीड करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम उनके बीच खड़े हो सकते हो। फिर आंग कहता है आपके कहने का क्या मतलब है, और वो मन ही मन सोचने लगता है पहले के रूल के कंपेयर में अभी का रूल ज्यादा ही हार्ड है। पहले जब हम वॉरियर बन जाते थे तो हमें बैटलफील्ड में भेज दिया जाता था और हम अपने वॉरियर की पहचान बनाने के लिए वहाँ पर डीमंस को मारते थे। फिर लैन कहता है आंग क्या तुमने सच में स्क्वाड लीडर बोर्ड के बारे में कभी नहीं सुना? फिर आंग कहता है क्या स्क्वाड लीडर बोर्ड? फिर लैन कहता है लगता है तुम अभी नए हो इसलिए तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। अभी के टाइम हम स्क्वाड लीडर बोर्ड के रैंकिंग में सबसे लो रैंक पर हैं और उनकी बातें सुनकर सीतू मन ही मन गुस्सा भी होने लगती है। फिर जियाओ कहता है उनके बीच खड़े हो सकते हो का मतलब ये था स्क्वाड लीडर बोर्ड में रैंकिंग करना। सभी कैप्टन्स को स्मॉल स्मॉल टीम्स दिए जाते हैं। स्क्वाड लीडर बोर्ड के द्वारा उनके बीच कंपटीशन कराया जाता है और उन्हें रैंक दिया जाता है जिसके वजह से वो अपने आप को और ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। अभी के समय मेरे अंदर टोटल 9 टीम आते हैं, इसका मतलब तुम लोग को 8 और टीम के खिलाफ कंपटीशन करना होगा। तुम लोग अलग अलग लेवल के मिशन को ले सकते हो और उनके लेवल के हिसाब से तुम्हें पॉइंट दिया जाएगा। तुम्हारे पास जितना ज्यादा पॉइंट होगा स्क्वाड लीडर बोर्ड में तुम्हारा रैंक भी उतना ज्यादा हाई होगा। हर महीने कैप्टन के दिए गए स्क्वाड को रैंक दिया जाता है और उस लीडर बोर्ड में जिन लोगों की रैंकिंग सबसे ज्यादा हाई होती है सभी कैप्टन के टॉप 2 स्क्वाड को चुना जाता है और ये 6 स्क्वाड टीम कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करते हैं और जो इन्हें जीतता है उन्हें प्राइज दिया जाता है। फ्रेंड्स, चाहे मैं स्क्वाड बोलूं या टीम बोलूं दोनों का मतलब एक ही है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। फिर वो कहता है और जिन लोगों की रैंकिंग सबसे ज्यादा नीचे होती है उन लोगों को क्लीनिंग स्क्वाड में डाल दिया जाता है। ये अगले महीने डिसाइड होगा कि सबसे लोएस्ट रैंकिंग में कौन है।
फिर आंग कहता है ये तो बहुत ज्यादा परेशानी वाली बात है, तभी तो मैं सोचूं कि टाउन इतना ज्यादा साफ सुथरा क्यों है। फिर जियाओ कहता है ये सभी वॉरियर के लिए बनाया गया रूल है और ये कंपटीशन उनके इम्प्रूवमेंट के लिए है। डीमंस इवॉल्व हो रहे हैं, इसलिए हम एक वॉरियर के तौर पे ऐसे ही आराम नहीं कर सकते। फिर वो कहता है सीतू तुम स्क्वाड लीडर होगी क्योंकि तुमने एग्जाम में हाईएस्ट स्कोर किया था, क्या किसी को इस बात से ऑब्जेक्शन है? लेन कहता है मुझे सीतू पे भरोसा है इसलिए मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। फिर तोमोई कहती है वो स्ट्रांग है इसलिए मुझे भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आंग सोचने लगता है उसने मुझे क्यों नहीं चुना, मैं एक समय पर वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर आंग था। फिर उसके बाद सीतू आगे आती है और कहती है हम अपने मिशन को पूरे तरह से कंप्लीट करेंगे। वो मन ही मन सोच रही होती है मैं स्क्वाड लीडर बन गई, ये तो होना ही था। उसके बाद जिया उन्हें ले जाते हुए कहता है अभी भी दोपहर है, तुम लोग जा सकते हो और ये तय कर सकते हो कि तुम लोग को किस तरह का मिशन लेना है, और तुम लोग स्क्वाड लीडर बोर्ड में दूसरे टीम के रैंकिंग को भी देख सकते हो। और इसके अलावा तुम्हें अपनी नैनोविंग बैटल सूट को अच्छे से यूज करने की जरूरत है। अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके बारे में तुम मुझसे पूछ सकते हो। फिर जियाओ कहता है तो ठीक है मैं अब चलता हूँ, और वो वहाँ से जाने लगता है। फिर सीतू वहाँ से जाते हुए कहती है चलो हमें मिशन बोर्ड पे देखना चाहिए कि हमारे लिए क्या मिशन है। वैसे भी हम दूसरों से 3 दिन पीछे चल रहे हैं इसलिए हमें हार्ड वर्क करना होगा ताकि हम उनके बराबर आ सके। फिर तोमोई चिल्लाते हुए कहती है रुको, इन सबसे भी ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है जो हमें अभी करना चाहिए। फिर सीतू कहती है और वो क्या है? वो मन ही मन रोते हुए सोचने लगती है मैंने स्क्वाड लीडर बनते ही गलती कर दी, और वो अपने आप को दोष दे रही होती है। फिर तोमोई कहती है अब हम एक ऑफिशियली टीम बन गए तो हमें सबसे पहले अपना फोटो क्लिक करना चाहिए, और तोमोई सीतू को चमकते हुए आंखों से देखने लगती है। फिर आंग कहता है एक ग्रुप पिक्चर। फिर वो स्माइल करते हुए कहता है ये उतना भी बुरा आइडिया नहीं है। फिर वो लोग एक ग्रुप पिक्चर क्लिक कर लेते हैं जहाँ सीतू को छोड़ के तीनों खुश होते हैं क्योंकि सीतू का तो पोपट बन गया होता है। हमें तीनों कैप्टन का सीन दिखाया जाता है जहाँ जियाओ कहता है तुम लोग क्या सोचते हो? फिर तादा कहती है तुम कह रहे हो कि अंडरग्राउंड केव के आसपास जितने भी बिना फिन वाले डीमन थे वहाँ से एक खतरनाक एनर्जी के एक्सप्लोजन होने की वजह से वो सारे डीमन मारे गए। फिर जोएल कहता है जब तुम उस अंडरग्राउंड केव में गए तो वहाँ पर कोई डीमन नहीं था, लेकिन वहाँ के दीवारों पर किसी डीमन का ब्लड फैला हुआ था। फिर वो कहता है क्या तुम ये कहना चाहते हो कि उन चारों बच्चों में से कोई एक डीमन है? फिर जियाओ कहता है जिस बच्चे का नाम आंग है मुझे उसके ऊपर थोड़ा सा डाउट है, मेरा नाक काफी सेंसिटिव है और मुझे उस बच्चे के अंदर से काफी फेमिलियर स्मेल आता है। फिर तादा उसके कंधे के ऊपर चढ़ते हुए कहती है तुम उन लोगों के बारे में ज्यादा ही सोच रहे हो, तुम्हें इस बात से खुश हो जाना चाहिए कि वो लोग सेफली वापस लौट आए हैं। वो लोग काफी अच्छे से बैटल लड़ते हैं, ये तुम्हें उन्हें ट्रेन करना चाहिए ताकि वो मेरी स्क्वाड से हार ना जाएं। जियाओ कहता है मैं इसके लिए सीरियस हूँ। अपने सिगरेट को फूकते हुए कहता है तुम जैसे उसे ऑब्जर्व कर रहे हो वैसे उसे करते रहो, अगर तुम्हें कुछ भी अजीब लगता है तो तुम हमें उसके बारे में बताना। फिर उसके बाद हमें सिटी सेंटर के मिशन बोर्ड का सीन दिखाया जाता है जहां आंग मिशन बोर्ड को देखते हुए कहता है यहाँ पर ए लेवल का मिशन है और हमें हर एक ए लेवल के मिशन को कंप्लीट करने पर 10 पॉइंट मिलेगा। फिर लैन कहता है लगता है तुम्हें इसके बारे में नहीं पता, ए लेवल का मिशन सबसे ज्यादा हाई लेवल का मिशन होता है। फिर तोमोई कहती है ए लेवल के मिशन को कंप्लीट करने के लिए 10 पॉइंट इसलिए है क्योंकि ये तीनों में सबसे ज्यादा हार्ड है, और उनसे अलग सीतू मिशन बोर्ड को देख रही होती है। फिर लैन कहता है अगर कंपेयर किया जाए तो बी लेवल के लिए 6 पॉइंट और सी लेवल के लिए 3 पॉइंट पर ए लेवल के लिए 10 पॉइंट मिलता है जो काफी ज्यादा है। बी और सी लेवल का मिशन करना आसान होता है लेकिन ए लेवल के मिशन में जान के जोखिम का खतरा होता है। फिर आंग कहता है अच्छा ऐसी बात है, लेकिन सीतू उनके बातों पर ध्यान नहीं देती और वो मिशन बोर्ड के पास जाकर तीनों मिशन को ले लेती है। फिर आंग कहता है तो हमें सभी मिशन को ही ले लेना चाहिए। फिर उसके बाद वो लोग मिशन को करने के लिए चले जाते हैं। आंग अपने कोर को छूता है, फिर उसके बाद उसके सूट में चेंजेस होने लगते हैं। फिर उसके सूट से नैनो विंग्स निकलते हैं जिसकी वजह से वो बहुत ही तेजी से दौड़ने लगता है। फिर वो एक चट्टान के पास जाके टकरा जाता है। फिर वो मन ही मन सोचने लगता है तो अच्छा ये है नैनो विंग। अपनी एनर्जी को फोकस करना और इमेजिन करना, जिस चीज को हम इमेजिन करेंगे हम उस चीज को बना सकते हैं। फिर उसके हाथ से एनर्जी निकलने लगती है
और वो एनर्जी एक नाइफ बन जाती है। फिर आंग उस नाइफ को देखकर सोचने लगता है, ऐसा लगता है कि नैनो टेक्नोलॉजी 60 साल में काफी तरक्की किया है। फिर उसके बाद सीतू, तोमोई और लैन भी वही चट्टान के पास आ जाते हैं। फिर दिखाया जाता है उस चट्टान के पीछे दो डीमंस होते हैं। फिर सीतू कहती है, हमारे टारगेट वो दोनों डीमंस हैं, हमें उन्हें बिना मौका दिए एक ही बार में मारना होगा। फिर वो चिल्लाते हुए कहती है, ठीक है, तो सभी लोग प्लान को फॉलो करेंगे। फिर वो चारों बहुत ही तेजी से डीमन की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। फिर वो डीमंस भी उन्हें देख लेते हैं और उन्हें देखकर गुर्राने लगते हैं। फिर सेतु मन ही मन सोचने लगते हैं, हमारे पास 3 ए लेवल के मिशन हैं, तो हम अपने समय को बर्बाद नहीं कर सकते, इसलिए हमें इन्हें जल्दी से जल्दी खत्म करना होगा। फिर वो सोचने लगती है, लैन उन डीमंस का ध्यान भटकाएगा। फिर लैन जमीन के ऊपर अपने पैर से एक जोरदार अटैक करता है, जिसकी वजह से वहाँ की जमीन भी शटर हो जाती है और उसके ऊपर एक डीमन अटैक कर देता है। लेकिन उसी शटर हुए जमीन की वजह से डीमन का अटैक वहीं पे रुक जाता है। उनके सामने अचानक जमीन आने की वजह से उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आता। फिर सीतू सोचने लगती है, जब उन डीमंस का ध्यान लैन के तरफ होगा, फिर आंग और तोमोई मिलकर उन डीमंस के ऊपर अटैक कर देंगे। फिर आंग और तोमोई दोनों ही डीमंस के ऊपर काफी ज्यादा अटैक करके आगे बढ़ जाते हैं। फिर आंग उन डीमंस की तरफ देखने लगता है। अब वो डीमंस इतना ज्यादा अटैक खाने के बाद वो लोग घुटने के बल आ जाते हैं। फिर उनके सामने लैन आ जाता है और अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है, तुम लोगों को मेरे फिस्ट के स्वाद को चखना चाहिए। और वो दोनों डीमंस के मुंह के नीचे अपने फिस्ट से जबरदस्त अटैक कर देता है, इसके वजह से वो पीछे की तरफ फेंका जाते हैं। तभी सीतू आती है और उनके ऊपर अपने नाइफ से काफी ज्यादा अटैक कर देती है। फिर वो उनके पास जाके खड़े हो जाती है और धीरे धीरे करके उन डीमंस की बॉडी फूलने लगती है और वो वहीं पर ब्लास्ट हो जाते हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि ग्रीन कोर हील करता है और सीतू जब किसी के ऊपर जरूरत से ज्यादा ही हील कर देती है तो वो ब्लास्ट हो जाता है। तो सीतू की ग्रीन कोर की एबिलिटी इस तरह से अटैक करने में काम करती है। फिर उसके बाद तोमोई वहां बहुत ही तेजी से डिस्पेलिंग इक्विपमेंट को लेके आ जाती हैं। फिर लैन कहता है, आखिरकार ये खत्म हुआ। हमारे एग्जाम ग्राउंड के कंपेयर में जंगल में कुछ ज्यादा ही फॉग है और हम इतना तो ए लेवल के मिशन से उम्मीद कर सकते हैं, इसे पूरा करना उतना भी ज्यादा आसान नहीं होता। फिर उसके बाद उन्हें रेड कोर मिलता है और तोमोई उसे उठाकर बहुत ही गौर से चमकती हुई आंखों से देखने लगती है। फिर सीतू कहती है, तुम सभी ने अच्छा किया, अब हमारे पास 10 पॉइंट है। फिर आंग के हाथ में जो मिशन फॉर्म होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो उसे देखकर आंग कहता है, ये तो काफी हाई टेक्नोलॉजी है। तो मोई कहती है, बेशक, हमारी पूरी साइंस डीमन के खिलाफ बैटल करने में लगी हुई है। मिशन फॉर्म के अंदर एक चिप होती है जो सिटी के लीडर बोर्ड से कनेक्ट होती है। जब सभी मिशन कंप्लीट हो जाते हैं तो लीडर बोर्ड में उनके पॉइंट अपने आप ऐड हो जाते हैं। फिर तोमोई कहती है, हम लोगों ने सिटी के बाहर के फॉग को दूर करने का मिशन कंप्लीट कर लिया है और उसके अलावा हमारे पास 2 और मिशन है। हमारे दूसरे मिशन में 3 डीमंस को जिंदा पकड़ना है और तीसरे मिशन में हमें 10 डीमन कोर को कलेक्ट करना है। फिर तोमोई निराश होकर वहीं पे बैठ जाती है और कहती है, हम लोगों ने तो पूरी दोपहर डीमन से फाइट करने में ही बिता दी, उसके बावजूद भी हमें बस 3 डीमन कोर ही मिले और हमें 7 डीमन कोर और हासिल करना है। और मैंने सुना है डीमंस को जिंदा पकड़ने का मिशन सबसे ज्यादा हार्ड है। फिर लैन हंसते हुए कहता है, ऐसा लगता है ये मिशन कंप्लीट करना उतना भी ज्यादा आसान नहीं होगा। आखिर दूसरी टीम भी पॉइंट्स को हासिल करने के लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो हमें भी हार नहीं मानना चाहिए। फिर वहाँ पे सेतु आती है और कहती है, सभी को मेरी बातों को ध्यान से सुनो, हम लोग प्लान के हिसाब से चलेंगे। हम दोनों ए लेवल के मिशन को कंप्लीट करेंगे और जितना हो सकता है हम उतना ए लेवल के मिशन को कंप्लीट करेंगे और हमारा एम सीधा लीडर बोर्ड में टॉप रैंक करना है। उसकी बातें सुनकर तो लैन पूरे जोश से भर जाता है और तो वही उसकी पिक्चर क्लिक कर रही होती है। लैन आंग से कहता है, आंग मेरे भाई, तुम क्या सोच रहे हो? फिर आंग कहता है, इतना फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग टीममेट हैं, तो तुम मुझे सीधे आंग बुला सकते हो। फिर आंग कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, दूसरे के स्क्वाड पॉइंट को हासिल करने के लिए अभी हार्ड वर्क कर रहे होंगे, तो हमें भी हार्ड वर्क करना चाहिए ताकि हम जल्दी से उनके बराबर आ सके। सिचुएशन अभी हमारे हाथों में नहीं है, अगर हम खड़े होकर सिर्फ देखते ही रहें, कोई और स्क्वाड टॉप रैंक को ले जाएगा और हमारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। फिर आंग मन ही मन सोचने लगता है, मैंने सोचा नहीं था कि पिछले लाइफ में मैं 50 साल से ज्यादा का था और मैं दूसरी जिंदगी जी रहा हूँ, इस वजह से मैं बूढ़ा सन की बन गया हूँ।
आखिर किसने सोचा होगा कि कुछ यंग लोगों के साथ रहने से मैं फिर से यंग बन जाऊंगा। सच में यंग लोगों के अंदर जीतने की आग कुछ ज्यादा ही होती है। फिर आंग कहता है चलो हमें दूसरे मिशन को शाम होने से पहले पूरा करने की कोशिश करना होगा। फिर तोमोई भी कहती है ठीक है चलो चलते हैं। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ सूरज ढलने वाला होता है। फिर लैन को दिखाया जाता है जो डीमन को बांध रहा होता है। फिर वो कहता है आखिरकार अब ये पूरा हुआ। फिर दिखाया जाता है वो लोग 3 डीमन को जिंदा पकड़ लिए होते हैं। फिर लैन कहता है आखिरकार हम इन तीनों को पकड़ने में कामयाब रहे। फिर सीतू सोचने लगती है हमारे पास ट्रैंकुलाइजर्स खत्म हो गए हैं और सभी स्क्वाड को एक लिमिट तक के ट्रैंकुलाइजर्स मिलते हैं। फिर वो जब आंग की तरफ देखती है तो आंग उसी को ही देख रहा होता है। फिर सीतू गुस्से से कहती है क्या मुझे तुम्हें सब कुछ समझाना होगा। ट्रैंकुलाइजर गन है जो नैनोटेक के साथ बनाया गया है। ये नैनो विंग के डैगर के जैसे ही न्यू कमर के वेपन में से एक है, लेकिन इसे यूज करना उतना ही ज्यादा हार्ड है। फिर आंग डीमंस की तरफ देखते हुए सोचने लगता है ट्रैंकुलाइजर गन का यूज करके डीमन को बड़े ही आसानी से पकड़ा जा सकता है। फिर वो सोचने लगता है जब मैं पिछले लाइफ में था तो मैं अपने ब्रूट फोर्स का यूज करके उन्हें पीट पीट कर बेहोश कर देता था, इसलिए ज्यादा पीटने की वजह से रिसर्चर्स मुझे कंप्लेंट्स भी करते थे। फिर वहाँ पे लैन आता है और कहता है ये बहुत अच्छी बात है कि हमने ट्रैंकुलाइजर बुलेट के खत्म होने से पहले ही डीमंस को जिंदा पकड़ लिया। देखने से ऐसे लगता है अब हमारा मिशन पूरा हो गया है। हमें 3 डीमंस को जिंदा पकड़ने के लिए उनके पूरे ग्रुप का सफाया करना पड़ा और वो तो पूरे दर्जनों में थे और उनके आसपास कई सारे डीमंस मरे पड़े होते हैं। फिर तोमोई अंगड़ाई लेते हुए कहती है सभी वॉरियर को शाम होने से पहले लौटना होगा। ये आयरन क्लेड का रूल है और जो इसे तोड़ेगा उसे सजा दी जाएगी। फिर वो बड़े ही प्यार से कहती है तो चलो हम वापस घर चलते हैं और वहाँ जाकर एक अच्छा सा खाना खाते हैं। फिर वो सोचने लगता है क्या अभी के समय इस बॉडी के ओनर का घर भी होगा। फिर सीतू कहते है हाँ हमें वापस जाना चाहिए, वैसे भी मुझे डोजो भी जाना है। अब हमें बस जीपीएस सेट करने की जरूरत है। रिसर्चर्स इस जगह को खुद ही ढूंढ लेंगे। जब तीनों जिंदा डीमन को कलेक्ट कर लिया जाएगा तो हमारा मिशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर आंग कहता है गाइस क्या तुम लोग को अचानक से किसी का किलिंग इंटेंट महसूस नहीं हो रहा है। फिर तभी उनके पास से कोई रेड कलर की चीज बहुत ही तेजी से गुजर जाती है और वो एक बुलेट होती है जो उनके पास से गुजरते हुए सीधा तीनों डीमन को चीरते हुए आगे की तरफ बढ़ जाती है और उसे आंख भी देख लेता है। पर उसके वजह से सीतू काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर डीमंस को दिखाया जाता है जो पूरी तरीके से मर गए थे। फिर वही बुलेट वाला पर्सन कहता है मैं तुम लोगों को ये मिशन कंप्लीट करने नहीं दे सकता। फिर तोमोई चिल्लाते हुए कहती है कौन है जो ये कह रहा है। फिर उनके सामने एक दूसरा स्क्वाड रहता है जिसमें से एक रेड हेयर वाला पर्सन कहता है तुम लोग सभी ए लेवल के मिशन को पूरा कर रहे हो। वो ए लेवल के मिशन हमारे होने वाले थे, आखिर तुम्हें वो मिशन लेने की परमिशन किसने दी। फिर आंग कहता है तुम लोग कौन हो। फिर वही रेड हेयर वाला पर्सन कहता है हम पिछले बार के एग्जाम की स्क्वाड है जो कैप्टन जी याओ के अंडर में है और हमारे स्क्वाड को ब्लैक गन के नाम से बुलाते हैं क्योंकि हम लोग कैप्टन जी याओ के 9 स्क्वाड्स में से एक हैं, तो हम लोग तुम्हारे सीनियर हुए। फिर वो कहता है इस बार कितने स्क्वाड कैप्टन के अंडर में ज्वाइन हुए हैं। फिर उसके बगल वाली लड़की कहती है 3 स्क्वाड्स। तुम लोग नए हो तो सबसे पहले तुम्हें अपने सीनियर को ग्रीट नहीं करना चाहिए। लगता है तुम लोगों में बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है और इसके अलावा सभी ए लेवल के मिशन को लेने से पहले तुम लोगों ने हमारी परमिशन भी नहीं मांगी। क्या तुम हम सभी लोगों को नीचे नजरों से देखते हो। पर सीतू का उन लोगों के बातों पर ध्यान नहीं होता और वो उसी मॉन्स्टर को देखने लगती है जिसे उन्होंने मार दिया और वो उन्हें देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो दांत पीसती हुए सोचने लगती है हमने काफी हार्ड वर्क के बाद 3 डीमंस को जिंदा पकड़ा था, लेकिन इन लोगों ने। फिर वही रेड हेयर वाला कहता है तुम लोगों के स्क्वाड का लीडर कौन है, तुम अपने स्क्वाड के साथ हमें ग्रीट क्यों नहीं करते। फिर तभी सीतू बहुत ही तेजी से उसके पास आ जाती है और उसके ऊपर अपने पैर से एक जबरदस्त किक करती है, लेकिन वो रेड हेयर वाला झुक के बच जाता है। फिर वो पीछे आ जाता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने सीनियर के ऊपर अटैक करने की, न्यू कमर्स अपने डिसिप्लिन को भूल रहे हो। फिर सीतू उसके ऊपर अटैक करते हुए कहती है तुम मेरे सीनियर होने के लायक नहीं हो। फिर वहीं पर लैन और तोमोई आ
जाती है जो सीतू को रोक देते हैं। फिर लैन कहता है तुम उनके ऊपर इस तरह से गुस्से से अटैक नहीं कर सकती, वो अभी भी हमारी सीनियर हैं, इसलिए हमें उनसे पहले बात करना चाहिए। फिर तोमोई कहती है तुम लोग अनरीजनेबल हो रहे हो, तुम हमारे डीमंस को कैसे मार सकते हो जिन्हें कैप्चर करने के लिए हम लोगों ने काफी हार्ड वर्क किया था। फिर वो रेड हेयर वाला कहता है क्या कहा अनरीजनेबल, ये एक कंपटीशन है, तुम लोग इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो। फिर सीतू गुस्से से कहती है क्या तुमने हमें बेवकूफ कहा। लैन और तोमोई के पकड़ने की वजह से वो कुछ कर तो नहीं पाती, लेकिन उन्हें मन ही मन काफी ज्यादा गाली दे रही होती हैं। फिर लैन कहता है आंग सूरज जल्द ही डूबने वाला है, इससे पहले तुम उनसे जाके बात कर लो। लेकिन आंग उसके पास से बहुत ही तेजी से चले जाता है और वो उसी रेड हेयर वाले पर्सन के पास आ जाता है। फिर वो उसके चेहरे के ऊपर एक जोरदार किक मार देता है जिससे वो हवा में ही गुलाटी मारते हुए पीछे की तरफ फेंका जाता है। फिर आंग कहता है न्यू कमर्स को कुचलना, मैंने इतना बेशरम हरकत के बारे में कभी नहीं सुना, उसे ऐसा करता देख लैन और तोमोई का तो मुंह खुला का खुला रहता है, लेकिन सीतो उसे थम्स अप करती है। फिर वो रेड हेयर वाला अपने चेहरे को छूने के बाद आंग को गाली देने लगता है। फिर वो चिल्लाते हुए कहता है ब्लैक गन अभी बैटल करने के लिए तैयार हो जाओ। फिर उसके बाद उसके टीममेट्स अपने वेपन को निकाल लेते हैं। इस तरफ सीतू भी अपने वेपन्स को निकाल लेती है। फिर वो दोनों स्क्वाड एक दूसरे के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन तभी अचानक से कैप्टन जी याओ आ जाता है और उन दोनों को अपने एक हाथ से रोक देता है। फिर वो कहता है बस तुम लोगों का अब बहुत हो गया। फिर वो उन दोनों को पीछे की तरफ झटक देता है जिससे वो बहुत ही तेजी से पीछे की तरफ फेंका जाते हैं। फिर वो रेड हेयर वाला अपने आप को गिरने से संभाल लेता है और उसी तरह से आंग भी अपने आप को संभाल लेता है। फिर वो मन ही मन सोचने लगता है ऐसा लगता है कि फाइट अब खत्म हुआ, मैं सच में ये देखना चाहता था कि अभी के जनरेशन के वॉरियर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर हमें कैप्टन जी याओ को दिखाया जाता है जिसके आसपास से काफी ज्यादा रेड एनर्जी रिलीज हो रहा होता है। फिर वो रेड हेयर वाला कहता है कैप्टन जी याओ। फिर जी याओ भी उसके तरफ देखते हुए कहता है तुम बेवकूफ लोगों का झुंड, क्या तुम्हें ये दिखाई नहीं दे रहा कि सूरज डूबने वाला है और शाम होने वाला है, क्या तुम लोग डीमंस के हाथों मरना चाहते हो। फिर वही रेड हेयर वाला कहता है इन लोगों ने हमारे ऊपर पहले अटैक किया, यहाँ तक कि उसने मेरे मास्क पर भी किक किया। फिर सीतो कहती है क्या तुम बच्चे हो, तुम कैप्टन से कैसे बहस कर सकते हो। फिर तोमोई कहती है मेरे पास इस चीज का सबूत है क्योंकि मैंने उनका पिक्चर क्लिक किया है, जब हमने डीमंस को पकड़ के रखा था तो उन लोगों ने उन्हें मार दिया, कितना ज्यादा बेशरम है, गलती उनकी खुद है और वो हमारी कंप्लेन कर रहे हैं। और लैन इस बात से हैरान हो जाता है कि उसने पिक्चर कब क्लिक किया। फिर जी याओ कहता है डीमंस को जिंदा पकड़ना ये एक ए लेवल का मिशन था, क्या तुमने इसे लिया था। फिर सीतू कहती है मैं रिपोर्ट करती हूँ कि हमने 3 डीमन को जिंदा पकड़ के अपने मिशन को कंप्लीट कर लिया था, लेकिन ब्लैक गन स्क्वाड आके उन तीनों डीमन को मार दिए। जी याओ अपने आंख बंद करते हुए कहता है ठीक है मैं तुम्हारी बातों को समझ गया। फिर वो कहता है तुम लोगों को लगता है कि अनरीजनेबल है, लेकिन जब ये लोग न्यू कमर थे तो इन लोगों के साथ भी वही हुआ था जो तुम लोगों के साथ अभी हुआ है। तुम लोग इस मामले को कैसे सुलझाते हो ये तुम्हारे ऊपर है। सिर्फ एक चीज आखिरी में मायने रखती है, वो है तुम्हारे पॉइंट्स। तुम किसी के भी स्क्वाड के मेंबर को सीधे तौर पे नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन और भी तरीके हैं जिससे तुम उनके साथ कम्पीट कर सकते हो और ये रूल्स सभी सिटी में अप्लाई होती हैं। वॉरियर के तौर पर जब तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हारे सामने कई सारे चैलेंजेस आएंगे और उन चैलेंजेस के सामने ये सिर्फ एक मामूली सी फाइट लगेगी। इसलिए मैंने तुम लोगों के बीच के बैटल को रोक दिया क्योंकि स्क्वाड्स के बीच फाइट करने की परमिशन नहीं है। सूरज डूबने वाला है इसलिए शाम होने से पहले तुम लोग सिटी में वापस आ जाना। फिर जिया उस रेड हेयर वाले के पास आता है और कहता है तुम लोगों से न्यू कमर की स्क्वाड ने ए लेवल के मिशन को छीन लिया और तुम्हें मारा भी, मुझे तुम्हारे वजह से शर्म आ रहा है, तो ठीक है वापस जाओ और इसके बारे में अच्छे से सोचना। फिर वो रेड हेयर वाला भी यस सर बोल के वहाँ से जाने लगता है। फिर वो आंग के पास आके कहता है अगर तुम में हिम्मत है तो तुम अपना नाम बताओ। फिर आंग कहता है मेरा नाम आंग है। पहले तो वो उससे सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, फिर वो फनी तरीके से हंसने लगता है और वो कहता है क्या तुमने सुना इसने अपना नाम वॉरियर किंग के नाम पे रखा है। फिर आंग मन ही मन सोचने लगता है तुम ही पहले थे जिसने मेरा नाम मुझसे पूछा। फिर वो रेड हेयर
वाला कहता है, ठीक है आंग, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम लोग आसानी से पॉइंट नहीं हासिल कर पाओगे। महीने के खत्म होते ही तुम्हारा स्क्वाड लास्ट रैंक पर होगा। फिर वो अपने मास्क के पास जाके खड़े हो जाता है और कहता है, और तुमने जो मेरे चेहरे पर किक किया उसे वापस भी लौटाना है। वो अपने मास्क को उठा लेता है और अपने चेहरे के ऊपर पहन लेता है। फिर वो कहता है, ब्लैक गन स्क्वाड चलो हम यहाँ से चलते हैं, और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर जियाओ कहता है, ब्लैक गन स्क्वाड सभी स्क्वाड में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है, लेकिन वो चाल चलने में सबसे ज्यादा तेज है। लोग जरूर तुम्हारे मिशन को बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। और उनका टीम लीडर गन का यूज करता है। उसने अपने गन को नहीं निकाला था, इसलिए तुम लोगों को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं इस बात को मानता हूँ कि तुम लोग नए स्क्वाड में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो, लेकिन यहाँ पर कई सारे टैलेंटेड वॉरियर हैं। अगर वो लोग सीरियसली फाइट करते हैं तो इसका रिजल्ट कुछ और ही होता। फिर वो कहता है, ठीक है तुम लोग अब सिटी की तरफ वापस चले जाओ। फिर सीतू अपने आंखें बंद करते हुए सोचने लगती है, जो भी हो मुझे अब इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। फिर सीतू कहती है, तुम बस वहीं पर क्यों खड़े हो, क्या तुम शो ऑफ कर रहे हो? वैसे कुछ भी हो, लेकिन जो तुमने किक मारा था वो काफी कूल था। उसकी बातें सुनकर आंग भी उसके तरफ देखने लगता है, क्योंकि उसे लगा नहीं था कि इतनी एटीट्यूड गर्ल किसी दूसरे की तारीफ भी कर सकती है। उसके बाद लैन कहता है, आंग क्या तुम मेरी जगह पर खाना चाहते हो, या तुम्हारे पास कोई दूसरा ही प्लान है? फिर आंग कहता है, नहीं मेरे डिनर का एक अलग प्लान है। और आंग अपने मन ही मन सोच रहा होता है कि आज रात मैं 3 डिमंस को जिंदा पकड़ूंगा और अपने मिशन को कंप्लीट करूंगा। फिर उसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है, जहां अनाउंस करते हुए वार्निंग किया जाता है कि अपने सेफ्टी के लिए प्लीज सिटी को ना छोड़े। और वहीं पे आंग छुपा हुआ सोच रहा होता है, मैंने आते समय ज्यादा लोगों को नहीं देखा, सिटी लॉकडाउन में है, इसलिए शायद सभी लोग अपने घर में होंगे। मुझे इस मिशन को जल्दी पूरा करना होगा। लोग उतने सतर्क नहीं है जितना मैंने सोचा था। फिर दिखाया जाता है आंग इमरजेंसी गेट के पास आ गया होता है, जहाँ पे एक साइन बोर्ड में इमरजेंसी गेट के पास ना जाने के लिए वार्निंग लिखा था, जिसे देखकर आंग सोचने लगता है, उन्होंने सिर्फ साइन बोर्ड लगाया है, क्या उन लोगों के पास लोगों की कमी है? शायद उन्होंने सोचा होगा कि रात में कोई भी सिटी छोड़ने की कोशिश नहीं करेगा। वैसे ये मेरे लिए अच्छा है, अगर मैं अपने पास्ट लाइफ के मेथड का यूज करूं, 3 डीमन को पकड़ना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो मास्क वाला लड़का मेरी टीम को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मुझे ये मिशन उस समय पर पूरा करना है जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता। मैं अभी भी पहले की तरह जीनियस हूँ। पर तभी वहाँ कोई आ जाती है और कहती है मैं सही थी। और जब आंग मुड़ के देखता है तो ये सीतू थी, जो बाहर से कूल बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी और सोच रही थी, मुझे पता था कि आंग रात में जरूर कुछ करने वाला है। फिर आंग कहता है, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। फिर सीतू कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम सिटी छोड़ने के बारे में सोच रहे हो? और वहीं सीतू अंदर ही अंदर सोच रही होती है, मैं इंतजार नहीं कर सकती, मैं ये देखने के लिए एक्साइटेड हूँ कि रात में सिटी छोड़कर जाना कैसे लगता है। फिर आंग अपने चेहरे को दूसरी तरफ मोड़ते हुए कहता है, तुम किस बारे में बात कर रही हो? मैं तो बस घूम रहा था। उसे देखकर सीतू कहती है, तुम्हारी एक्टिंग बहुत बेकार है। फिर आंग कहता है, ठीक है, मैं तो बस तुम लोगों को कल सरप्राइज देना चाहता था। मैं उस मिशन को पूरा करना चाहता था जो उस मास्क वाले लड़के की वजह से बर्बाद हो गया, पर अभी भी उस मिशन को पूरा करने का समय बचा हुआ है। चलो ये सब भूल जाओ, मैं वापस जा रहा हूँ, सुपीरियर को इसके बारे में रिपोर्ट मत करना। फिर सीतू कहती है, रुको, इस मिशन को पूरा करने में मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, तो बताओ उन्हें पकड़ने का तुम्हारा प्लान क्या है? फिर आंग कहता है, क्या तुम सचमुच जाना चाहती हो? फिर सीतू कहती है, बिल्कुल। फिर हमें सिटी वॉल पर बैठे कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो लोग रखवाली कर रहे थे। फिर उनमें से एक कहता है, ये रखवाली करने की ड्यूटी टॉर्चर से कम नहीं है, आखिर कौन ही ऐसा होगा जो रात को बाहर जाकर मरना चाहेगा? फिर दूसरा कहता है, चुप रहो, ये स्क्वाड लीडर का ऑर्डर है, क्या तुम्हें कुछ साल पहले के इंसिडेंट के बारे में नहीं पता? कुछ लोग मदद के लिए हमारे सिटी के पास आए थे, लेकिन हमारे गेट को खुलने में देर हो गई और वो सभी डीमन के हाथों मारे गए, इसलिए लगभग हर सिटी में मेन गेट को थोड़ा खुला छोड़ देते हैं। फिर पहला वाला कहता है, मुझे माफ कर देना। फिर
दूसरा कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें जल्द ही इसकी आदत पड़ जाएगी। और वो एक अश्लील बुक दिखाते हुए कहता है अभी के लिए हमें इसके मजे लेने चाहिए। फिर उसके बाद वो दोनों उस अश्लील बुक को पढ़ने लगते हैं। फिर आंग और सीतू को दिखाया जाता है जो लोग गेट से निकल गए होते हैं। फिर आंग सोचने लगता है पहले की जैसे रात में फॉग और भी घना हो जाता है। फिर आंग कहता है सीतू इस तरफ। फिर मैप में उन लोगों के लोकेशन को दिखाया जाता है जहाँ वो लोग गेट से काफी दूर आ गए थे। फिर आंग कहता है जैसे कि हमारा प्लान था, मैं उन्हें लुभाकर अपने पीछे लाऊंगा, फिर हम उसके सिर पर अटैक करके उसे बेहोश कर देंगे। फिर आंग वहाँ से जाते हुए कहता है तुम मेरा इंतजार करना। उसे देखकर सीतू सोचने लगती है वो काफी कॉन्फिडेंट था और वो रात के इस फॉग में अकेले ही चला गया। रुको, मैं भी बिल्कुल उसकी तरह हूँ, मैं भी सिटी के बाहर के फॉरेस्ट में रात में अकेली हूँ। ये फॉग ऐसे लग रहा है जैसे कि किसी भी पल मुझे निगल लेगा। क्या ये डर है? फिर वो एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहती है यह एक्साइटमेंट है। नहीं, मुझे अभी ध्यान देना होगा। आंग जैसे ही डीमन को लेकर आएगा मुझे उनके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार रहना होगा। फिर दिखाया जाता आंग डीमन को लेकर आ गया होता है, जिसे देखकर सीतू भी हैरान हो जाती है। फिर उसके बाद आंग एक पेड़ पर लैंड करता है और पीछे मुड़कर कहता है सीतू चलो शुरू हो जाओ। फिर उसके बाद वो दोनों डीमन के सिर के ऊपर एक साथ अटैक करते हैं। फिर उसके बाद बताया जाता है आंग बड़े ही आसानी से अपने पीछे डीमन को लुभा कर ले आता था और उनके सिर पर बार बार अटैक करने से वो बेहोश हो जाते थे। ये तरीका डीमन को पकड़ने के लिए बहुत पहले यूज किया जाता था, पर अब ये फिर से दोबारा यूज किया जा रहा है, पर इसके वजह से स्ट्रेंथ और स्टेमिना बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। फिर आंग सोचने लगता है अभी भी इस दुबले पतले बॉडी को काफी ट्रेनिंग की जरूरत है। अगर ये मेरा पास्ट लाइफ होता तो इन डीमन को पकड़ना मेरे लिए बच्चों का खेल होता। फिर उसके बाद सीतू एक डीमन को लाते हुए कहती है आखिरकार हमने अपना काम कर लिया। फिर आंग कहता है चलो इन्हें यहीं छोड़ दे। फिर सीतू कहती है क्या इन्हें यहीं पर छोड़ना है? फिर आंग कहता है बिना फिन वाले डीमन इंटेलिजेंट नहीं होते, उन्हें नहीं पता कि वो अपने लोगों को कैसे बचाएं। इसके अलावा वो सिटी बॉल के पास नहीं आएंगे, तो इन्हें यहाँ छोड़ने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और ये कल से पहले बिल्कुल भी नहीं जागने वाले। हम कल जल्दी आकर इन्हें ले जाएंगे और हमारा मिशन पूरा हो जाएगा। फिर सीतू कहती है आखिर तुम ये सब के बारे में कैसे जानते हो? उसके बाद सुनकर आंग सोचने लगता है ऐसा लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। फिर तभी उनके ऊपर से आवाज आती है मैंने ढूंढ लिया। और जब वो ऊपर देखते हैं तो वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि ऊपर की तरफ 2 फिन डीमन था। फिर उनमें से एक फिन डीमन कहता है मैंने ह्यूमन ढूंढ लिया। फिर दूसरा फिन डीमन कहता है क्या सच में? आखिर वो हमारी तरह क्यों स्मेल कर रहा है? उसे देखकर आंग सोचने लगता है 1 फिन डीमन और वो भी 2। अगर हम उनके खिलाफ फाइट करते हैं तो हम डेफिनेटली हार जाएंगे। आखिर वो लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? फिर तभी सिटी की तरफ दिखाया जाता है जहाँ इमरजेंसी अलर्ट बज रहा होता है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है उस इमरजेंसी अलर्ट के वजह से तीनों स्क्वाड लीडर आ गए होते हैं। फिर जॉयल कहता है यहाँ 1 फिन डीमन का साइन मिला है, जल्दी से स्पॉटलाइट से इलाके को स्कैन करो। फिर उसके सामने खड़े गार्ड करने वाले लोग कहते हैं ठीक है सर। फिर तादा कहती है क्या हो रहा है? क्या ये वही 1 फिन डीमन है जो असेसमेंट के समय आया था? फिर जियाओ कहता है नहीं, वो डीमन गुफा में ही मारा गया था। फिर तभी उन 1 फिन डीमन पर स्पॉटलाइट पड़ती है, जिसे देखकर बताते हैं हमने टारगेट को ढूंढ लिया, वहाँ पर 2 1 फिन डीमन हैं। जिसे सुनकर जॉयल सोचने लगता है 2 1 फिन डीमन का एक ही समय पर दिखाई देना क्या कोई ऐसी चीज है जिसने उन्हें अट्रैक्ट कर लिया? फिर वो कहता है घबराओ मत, सिटी गेट को जल्दी से बंद करो और डिफेंसिव टरेट को तैयार करो। फिर उसके बाद टरेट को दिखाया जाता है जो अटैक करने के लिए तैयार होता है। फिर तभी जियाओ कहता है सिटी गेट को अभी बंद मत करो। फिर तादा कहती है क्या हुआ? फिर जियाओ कहता है ऐसा लगता है वहाँ पर कोई है। फिर जॉयल कहता है जल्दी से उनके तरफ स्पॉटलाइट करो। फिर जियाओ कहता है वो बेवकूफ बच्चे, आखिर वो लोग वहाँ पर क्या कर रहे हैं? फिर जब स्पॉटलाइट वहाँ पड़ता है तो पता चलता है कि वो आंग और सीतू है। फिर उसके बाद तादा कहती है आखिर सिटी के बाहर वो लोग क्या कर रहे हैं? फिर उसके बाद जब वो लोग गौर से देखते हैं 3 जमीन पर बंधे हुए डीमन पड़े थे, जिसे देखकर जियाओ कहता है मैं समझ गया, वो दिन में 3 बिना फिन वाले डीमन को जिंदा पकड़ने का मिशन को पूरा नहीं कर पाए थे, इसलिए उन्होंने इसे अभी करने के बारे में सोचा। फिर जॉयल कहता है अपने टैलेंट का यूज करके
अच्छे परफॉर्मेंस को दिखाने के लिए लापरवाह हो जाना, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आजकल के सभी नए वॉरियर में रहती है, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा हो जा रहा है। फिर जियाओ नीचे झुकता है और कहता है एक बार उनके वापस आने के बाद मैं उन्हें काफी अच्छे से सजा दूंगा। फिर उसके बाद वो वहाँ से जंप कर जाता है। फिर तादा कहती है जॉयल मैं भी उन्हें बचाने के लिए उसके साथ जा रही हूँ, मैं यहाँ का कमांड तुम्हारे ऊपर छोड़ रही हूँ। फिर उसके बाद वो दोनों आंग और सीतो को बचाने के लिए बहुत तेजी से फिन डीमन के पास जाने लगते हैं। उसे देखकर जॉयल कहता है इनके वजह से अच्छा खासा रात बेकार हो गया। फिर उनमें से रेड वन फिन डीमन कहता है वो जानते हैं कि हम यहाँ हैं। फिर आंग कहता है सीतो मेरे पीछे आ जाओ, हमें उनके आने का इंतजार करना होगा, तब तक के लिए मैं इन्हें रोकता हूँ। फिर आंग सोचने लगता है उन्हें देखकर ऐसे लगता है कि उनका टारगेट मैं हूँ। वो पिछली बार के जैसे वन फिन डीमन की तरह बर्ताव कर रहे हैं। क्या ये मेरे रीइंकार्नेशन के वजह से है या उस गुफा में ही कुछ हुआ था? फिर सीतू आगे आते हुए कहती है नहीं हम साथ मिलकर फाइट करेंगे। फिर रेड कोर डीमन कहता है क्या तुम अभी भी हमसे फाइट करना चाहते हो? फिर उसके बाद वो दोनों पेड़ से नीचे कूद जाते हैं, जिसमें से ब्लू कोर डीमन बिल्कुल उन दोनों के सामने लैंड करता है और रेड कोर डीमन तेजी से उनके पीछे आ जाता है और सीतो के ऊपर अटैक करते हुए कहता है हमें यूजलेस को पहले मार देना चाहिए। पर उसके अटैक लगने से पहले आंग सीतो को धक्का दे देता है, जिससे उसका अटैक उन दोनों के बीच जमीन पर लगता है, जिसके वजह से वहाँ की जमीन भी चकनाचूर हो जाती है। फिर वो डीमन आंग को कहता है तुम्हारा रिएक्शन तो काफी तेज है। तभी सीतो उस डीमन के ऊपर अटैक कर देती है। तभी अचानक से उसके सामने पानी आ जाता है। फिर दिखाया जाता है उसके पैर को पानी के बने स्ट्रिंग ने रोक लिया था। फिर वो रेड को डीमन कहता है अपने पीछे देखो। फिर जब सीतो पीछे देखती है तो उसके पीछे ब्लू कोर डीमन था। फिर वो ब्लू कोर डीमन अपने पानी से बने स्ट्रिंग से सीतो को जकड़ लेता है, जिसे देखकर आंग सीतो का नाम चिल्लाने लगता है। फिर तभी वह रेड कोर डीमन आते हुए कहता है ध्यान भटकना अच्छा नहीं है। तभी उस डीमन को एक जोरदार पंच पड़ता है और इस पंच को मारने वाला जियाओ था, जिसके वजह से वो डीमन दूर फेंका जाता है। फिर जियाओ कहता है इन दोनों को चोट पहुंचाने के बारे में सोचना भी मत, चिंता मत करो, अब तुम सेफ हो। फिर तादा कहती है ऐसे लगता है उनमें से एक ब्लू कोर वाटर टाइप है और दूसरा रेड कोर अर्थ टाइप है। फिर वो सोचने लगती है हमें पहले सीतो को बचाना होगा। फिर दिखाया जाता है उस पंच के वजह से रेड कोर डीमन टान से टकरा गया था, जहाँ से वो निकलते हुए कहता है मैंने समय रहते इसे ब्लॉक कर लिया, नहीं तो मेरा सिर लगभग फटने वाला था। फिर जॉयल को दिखाया जाता है जो कहता है डिफेंसिव कैनन को तैयार रखो, हमारे लोगों को चोट नहीं पहुंचना चाहिए। फिर तभी वहाँ एक लड़की हाफते हुए आती है। फिर वो कहती है हमने अपने तरफ आते हुए बहुत सारे बिना फिन वाले डीमन को डिटेक्ट किया है। फिर जॉयल कहता है वो कितने हैं? फिर वो लड़की कहती है वो अनगिनत है, ये डीमन वेव है। फिर उसके बाद हमें लाल चांद के रोशनी के नीचे बहुत सारे डीमंस को दिखाया जाता है, जो सभी डीमन सिटी की तरफ आ रहे थे, जिसे देखकर जॉयल परेशान होने लगता है। फिर वो कहता है अलार्म बजाओ और सिटी के सभी वॉरियर को फाइट करने के लिए तैयार रहने के लिए कहो। फिर तभी वहाँ रेड अलार्म बजता है, जिसे सुनकर सिटी के वॉरियर कहते हैं ये तो डीमन वेव है, सभी वॉरियर लोग सिटी वॉल की तरफ चलो। जिसे देखकर जियाओ कहता है एक डीमन वेव, उन्होंने एक बड़ी चाल चली है, ऐसा लगता है वो लोग पूरी तैयारी के साथ आए थे। फिर आंग कहता है वो हमें छोड़कर सीधा सिटी की तरफ जा रहे हैं। फिर दादा कहती है इस डीमन वेव को उन दोनों वन फिन डीमन ने बुलाया है, इसलिए पहले हमें इन्हें खत्म करना होगा। फिर सीतो कहती है मैं ठीक हूँ, जाकर पहले सिटी की मदद करो। और वो सोचने लगती है मेरे लापरवाही की वजह से इसमें दोनों स्क्वाड लीडर फंस गए, मुझे अपनी ड्यूटी को इग्नोर नहीं करना चाहिए था। फिर तभी ब्लू को डीमन पानी से उसके मुंह को बंद कर देता है। फिर वो कहता है तुम बहुत शोर मचा रही हो, अपना मुंह बंद करो। जिसे देखकर जियाओ कहता है हम तुम्हारे बिना यहाँ से नहीं जाएंगे और उन डीमन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। फिर तभी रेड को डीमन अपने हाथ को जमीन पर पटकता है, जिसके वजह से जमीन से कांटेदार स्पाइक्स निकलते हैं जो उनके रास्ते को रोक देते हैं, जिससे बचने के लिए वो दोनों पीछे की तरफ जंप करते हैं और उन स्पाइक्स को तोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं।
हैं, पर वो डीमन आंग के ऊपर अटैक नहीं कर रहा था, जिसे देखकर आंग को भी कुछ समझ में नहीं आता। फिर तभी वो डीमन आंग के पास आकर कहता है आगे बढ़ो। फिर वो उसके पास से गुजर के जियाओ और दादा के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है, जिसे देखकर जियाओ भी हैरान हो तो ये सोचने लगता है आखिर उसने आंग को क्यों नहीं रोका। फिर वो डीमन जियाओ और दादा के ऊपर अटैक करते हुए कहता है अगर तुम लोगों ने यहाँ से निकलने के बारे में सोचा तो तुम लोग मेरे हाथों से मारे जाओगे। फिर ब्लू को डीमन को दिखाया जाता है, हाँ तुम मेरे पीछे आओ। फिर वो बहुत ही तेजी से सीतो को अपने साथ लेकर जाने लगता है, जिसे देखकर आंग वहीं पर रुक जाता है और सोचने लगता है ये साफ साफ पता चल रहा है कि ये एक ट्रैप है स्क्वाड लीडर और मुझे अलग करने का। मुझे शांत रहना होगा, मैं अभी बेवकूफी भरी बहादुरी नहीं कर सकता, मेरी अभी की ताकत उनसे निपटने के लिए काफी नहीं है। फिर जियाओ कहता है आंग उसके पीछे मत जाओ, तुम उसे नहीं हरा सकते। जिसकी बातें सुनकर आंग सोचने लगता है मैं जानता हूँ मैं उसे नहीं हरा सकता, लेकिन सीतू की वो आंखें मुझे अपने कॉमरेड्स की याद दिलाती हैं जो मेरे ही सामने मारे गए और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। क्या इसके बावजूद भी मुझे उसका पीछा नहीं करना चाहिए? आखिर मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ? फिर उसके बाद आंग उस डीमन के पीछे जाने लगता है।